जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम आज सलाम। का जो हमारा वेबिनार की टिप्स से रिलेटेड है। तो वेबिनार पर मूव करने से पहले हम थोड़ा ना आईकोड का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो मैम सुम्बुल आप स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम आईकोड गुरु का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। आईकोड गुरु ये जो है वो सिलिकॉन वैली के इंजीनियर्स का इनिशिएटिव है। और इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग एक दूसरे से नॉलेज शेयर करते हैं, एक दूसरे के नॉलेज से लर्न करते हैं और पर्सनली और प्रोफेशनली ग्रो करते हैं। आईकोड गुरु का मिशन ये है कि एम्प्लॉयबिलिटी रेट को इंक्रीज करना और अपने स्टूडेंट्स को हाईटेक स्किल्स सिखाना और उनको इंटरनेशनल जो है मेंटोर से उनका इंट्रोडक्शन करवाना थ्रू वीकली वेबिनार्स और थ्रू इंटरनेशनल हैकाथॉन्स। हाईकोर्ट गुरु काम कैसे करता है? इसमें जो है वो 15 जो है वो सेशंस पर डे होते हैं और वन वीकली वेबिनार होता है। और इसमें जो है पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर के कोर्सेज करवाए जाते हैं। फ्री आईएलटीएस और जीआरई के कोर्सेज करवाए जाते हैं। डीएसए और लीड कोड जैसे कंपनीज के इंटरव्यू को क्रैक किया जाए। और मशीन लर्निंग और डाटा साइंस के कोर्सेज करवाए जाते हैं। और इन तमाम कोर्सेज की जो रिकॉर्डिंग है वो ये तमाम जो है सेशन वो फेसबुक पेज पे लाइव दिए जाते हैं और इनकी रिकॉर्डिंग भी फेसबुक पेज पे आप देख सकते हैं अगर इन केस आपका कोई सेशन जो है वो मिस हो जाए। अगर आईकोड गुरु के रिसेंट अचीवमेंट की बात की जाए तो 700 प्लस अवार्ड्स जो हैं वो आईकोड गुरु के स्टूडेंट्स ने अचीव किए हैं हैकाथॉन्स और इंटरनेशनल कंपटीशंस के थ्रू। और आईकोड गुरु जो है वो अपने स्टूडेंट्स को जो है वो आईकोड गुरु के स्टूडेंट्स ने यूएसए में और दुनिया की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में फुली फंडेड स्कॉलरशिप को सिक्योर किया है। और आईकोड गुरु जो है वो अपने स्टूडेंट्स को लोकल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप और जॉब्स के लिए हेल्प करता है। उसके बाद 2024 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो है CS50 पजल डे में आईकोड गुरु की 38 टीम्स ने 9 बाई 9 पजल्स को सॉल्व किया है। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 2024 में कोडिंग प्लेस इनका जो है वो प्रोग्राम, उसमें 72 मेंटोर सेलेक्ट हुए आईकोड गुरु से। MIT इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम में जो है वो 3 आईकोडर सेलेक्ट हुए 320 ग्लोबल सिलेक्शन में से। और 301 स्टूडेंट्स आईकोड गुरु से पार्टिसिपेट उन्होंने किया गूगल जैम कोड में इन 2023 में। और इतिहाद एविएशन ग्रुप में 3 इंटर्न जो हैं वो हुए वो आईकोड गुरु से थे। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फुली फंडेड स्कॉलरशिप सिक्योर की हैं, अगर उनकी प्रोफाइल की बात की जाए तो उनका जो CGPA रेंज है वो 3.1 से 3.8 है। उनकी आइल्स की बैंड की रेंज 6.5 से 7.5 विद जीरो पब्लिकेशन विद नो GRE। और उनका स्टडी गैप भी 1 से 15 ईयर्स का है। और वो 100% फी वेवियर पे गए हैं। और उनकी स्कॉलरशिप जो अमाउंट है वो 1100 से 3000 पर मंथ डॉलर है। और बैंक स्टेटमेंट भी जो है वो जीरो शो करवाई उन्होंने। उसके बाद अगर हम लोग आईकोड गुरु की कम्युनिटी की बात करें तो 2021 में आईकोड गुरु की जो कम्युनिटी वो 5000 लोगों की थी। लेकिन 2024 में वो जो है वो इंक्रीज होके 30,000 तक चली गई। और अगर नेक्स्ट हम बात करें फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो आईकोड गुरु के स्टूडेंट्स ने सिक्योर की, वो तमाम स्टूडेंट इस परसेंटेज से पाकिस्तान के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से थे। Thank you. This is all about iCode Guru. If you want to join the iCode Guru, you can join through this link. And this is the link of iCode Guru Facebook page. You can see the recording on this link. Thank you so much. Over to you, ma'am. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है? Yes, you're audible, Lena. यस मैम। Okay, so let me share my screen first.
Okay, please let me know if my screen is visible. That's it. It is. Acha, so a little bit background and intro to this webinar. सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि आपको जो IELTS के questions हैं आप क्या expect कर सकते हैं, a little bit background about what kind of questions you can expect, और उसको उनको solve करने की strategies और tips and resources well हम लोग guide करेंगे. So a little bit background about me is that मैंने अपना IELTS का टेस्ट दिया था 16th of March को IDP के साथ, and I chose the nearest center from my home. और अब again the reason for hosting this workshop is कि मैं अपना experience दूसरों के साथ share करूँ and the strategies और resources जो मैंने follow की, and also the do's and don'ts. And I would also like Ma'am Safia to introduce herself and give a little background. श्योर। मैं स्क्रीन शेयर करूँ या फिर तुम्हारी स्क्रीन से ही कर लूँ? मेरी स्क्रीन से ही कर लो. चलो से। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सफिया फैज एंड शॉर्ट इंट्रोडक्शन मेरा यही होगा कि आईएलटीएस का टेस्ट मैंने 6 फरवरी को दिया था आईडीपी टेस्ट सेंटर शार फैसल एंड मेरा ओवरऑल स्कोर 7.5 है। स्प्लिट भी आप लोग देख सकते हैं एंड रीज़न मेरा मेन पर्पस ये था कि ऑब्वियसली अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। रिसोर्सेज की मेरी अलग फाइल है जो मैं मोस्ट प्रॉब्ली स्लैक चैनल में ड्रॉप कर दूंगी एंड बाकी हाँ, ताकि लोगों को ये पता हो कि दूसरों का एक्सपीरियंस कैसा था एंड ओवरऑल हेल्प कैसे कर सकते हैं हम दोनों ही मिल मिला के। तो हम लोग चारों सेक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले आई गेस लिसनिंग का सेक्शन है, तो ओवर टू यू लीना। ओके, सो लिसनिंग पे आते हैं. तो लिसनिंग अगर टेस्ट देखा जाए तो वो 30 मिनट्स आपको मिलते हैं कंप्लीट लिसनिंग टेस्ट के. सही है, आपको सब कुछ कंप्लीट करना होगा 30 मिनट्स में. अब उसकी डिटेल्स की बात करें तो लिसनिंग टेस्ट में टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और 4 पार्ट्स होते हैं. तो यानी हर पार्ट में 10 क्वेश्चंस आपको उसके आंसर्स देने हैं. अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी आपके 4 पार्ट्स होंगे तो हर पार्ट में आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी. सही है, और ये रिकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको सुनाई जाएगी और आपको उसके रिलेटेड 10 क्वेश्चंस जो होंगे वो आंसर करने होंगे. अब सवाल ये आता है कि किस तरीके की रिकॉर्डिंग्स होती हैं. अच्छा, 2 तरीके की रिकॉर्डिंग्स हो सकती हैं. सबसे पहली होती है मोनोलॉग. अच्छा, मोनोलॉग में क्या होता है कि सिर्फ एक पर्सन बोल रहा होता है यूजुअली, और आप ये सेक्शंस 2 और 4 ऑफ द आइल्स टेस्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अब जो मोस्टली पैटर्न देखा गया है वो ये है कि सेक्शन 2 के मोनोलॉग में जो रिकॉर्डिंग होती है वो अबाउट एवरीडे नॉन एकेडमिक सिचुएशंस में होती है. सही है, यानी कोई ना कोई पर्सन आपको इंफॉर्मेशन दे रहा होता है या इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, कैजुअल इंस्ट्रक्शन. सही है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल हो रहे होते हैं. अब इसकी एग्जांपल्स भी मैंने मेंशन की हैं. वो ये है कि फॉर एग्जांपल कोई टूर गाइड है तो वो किसी म्यूजियम या सिटी के जो है ना डिटेल्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा होगा आपको, या फिर कोई मैनेजर है जो किसी भी वर्क प्लेस के बारे में आपको उसकी रूल्स और फैसिलिटीज के बारे में गाइड कर रहा होगा, या फिर कोई स्टूडेंट सर्विस ऑफिसर है जो इंफॉर्मेशन दे रहा होगा अबाउट द यूनिवर्सिटी और उसके कैंपस के. अब ये तो हो गया सेक्शन 2 का मोनोलॉग. अब फिर आता है सेक्शन 4 में भी मोनोलॉग. अब इस ये जो मोनोलॉग होता है ये मोर एकेडमिक होता है. सही है, और इसमें लेक्चर्स की भी रिकॉर्डिंग होती है या कोई प्रोफेसर बात कर रहा हो उसकी भी रिकॉर्डिंग होती है. तो फॉर एग्जांपल ये इसमें क्या हो सकता है, इसमें कोई यूनिवर्सिटी लेक्चरर हो सकता है, वो कोई इजी कॉन्सेप्ट ही आपको एक्सप्लेन कर रहा होगा. सही है, और उसके रिलेटेड आपको आंसर करने होंगे. अच्छा, फॉर एग्जांपल कोई रिसर्चर है, उसने कोई स्टडी की है तो उसमें जो जो फैक्ट्स या फाइंडिंग्स उसको मिली है वो उसके बारे में आप सवाल पूछ रहेंगे, आपको वो सुन के बताने हैं. ठीक है, या कोई कोई स्पीकर है वो कोई टॉक दे रहा है, या कोई जैसे जस्ट नॉर्मल लेक्चर दे रहे होते हैं ऑन हिस्ट्री साइंस या कल्चर. अच्छा, ये सब रिलेटिवली इजी होंगे ए टू ग्रास. ठीक है, कोई भी इसमें मुश्किल चीज नहीं होगी, बस आपको जो सुनना है उसके हिसाब से आपको आंसर देना है. इसमें कोई अलग से लॉजिक वगैरह नहीं लगे. अच्छा, अब ये तो मोनोलॉग हो गई एक रिकॉर्डिंग. अब दूसरी टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग होती है कि कन्वर्जेशन होगी, कन्वर्जेशन की रिकॉर्डिंग, और वो कन्वर्जेशन दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान हो रही होगी. और ये यूजुअली सेक्शन 1 और 3 ऑफ द टेस्ट में देखी जाती है.
ठीक है, अब जो सेक्शन 1 में कन्वर्सेशन जो देखी जाती है वो यूजुअली बिटवीन दो लोगों के दरमियान होती है, और ये भी कोई रोजमर्रा सोशल एवरीडे कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रही होती है। और इसमें कॉमन टॉपिक्स देखे जाते हैं, जैसे कोई होटल बुक कर रहा है या टूर बुक कर रहा है, या कोई कोर्स लेना है उन्हें तो उसके बारे में इंक्वायर कर रहा है, या कोई ट्रैवल एजेंसी से किसी ट्रैवलिंग ट्रिप के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो अब सेक्शन 3 पे आ जाते हैं। तो सेक्शन 3 वाली रिकॉर्डिंग जो होती है कन्वर्सेशन की, वो दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान होती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बाज दफा लोग बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, बट जब आपको पता होगा कि व्हाट टू एक्सपेक्ट तो यू कैन इजिली डू इट। तो जैसे कि दो या चार लोगों के दरमियान बात हो रही होती है किसी भी एजुकेशनल या ट्रेनिंग कंटेक्स्ट पे, यानी वो किसी कोर्स के बारे में बात कर रहे होंगे, किसी क्लास के बारे में बात कर रहे होंगे, और उसके रिलेटेड फिर आपको आंसर देना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक यूनिवर्सिटी का ट्यूटर है और कोई स्टूडेंट है, वो दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं कोई असाइनमेंट, या चार ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है वो आपस में कोई असाइनमेंट डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड रिकॉर्डिंग। अच्छा, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि क्वेश्चन के टाइप्स क्या क्या होते हैं अलग अलग। तो इसमें काफी टोटल 6 या 7 तरीके के जो है ना क्वेश्चंस होते और उसमें सबसे पहला होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में या तो आपको एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, या एक से ज्यादा, सही, जिसमें दो भी हो सकते हैं और तीन आंसर्स भी हो सकते हैं। अब जिसमें आपको सिर्फ एक ऑप्शन ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, उसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन है इधर, ये लिसनिंग टेस्ट है और ये कैम्ब्रिज के ऑफिशियल गाइड में से है, इसकी भी लिंक आपको शेयर कर दी जाएगी। और इसमें जो क्वेश्चन है, अब आप देख सकते हैं कि चूज द करेक्ट लेटर ए बी और सी, यानी इसमें सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जिनके एक या एक से ज्यादा आंसर्स देने होते हैं वो किस तरह के दिखते हैं, लेट्स सी। ये देखें, अब इसमें जो है ना दो लेटर्स हमने चूज करने हैं, ये हमारे पास ऑप्शंस है ए बी सी डी ई, एंड हमें बोला गया है कि आपको दो लेटर्स यानी दो ऑप्शंस चूज करने हैं। और ये इस तरीके का क्वेश्चन है कि उसमें क्या दो फीचर्स लाइट हाउस के मेंशन किए हैं लून है। ठीक है, तो वो दोनों जो करेक्ट फीचर्स होंगे वो आपको सिलेक्ट करने हैं। अच्छा, तीन आंसर्स का भी, जिसमें आपको तीन ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं, वो भी देखा जाता है। वो इस तरीके का होता है, इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि आपको 3 लेटर्स चूज करने हैं इन ऑप्शंस। ठीक है, और ये आपको सवाल है कि व्हाट 3 आइटम्स आर यू रिकमेंडेड टू टेक विथ यू टू द स्पा। तो वो आपको रिकॉर्डिंग में बताएंगे, ये जो आपस में कॉन्वर्जेशन हो रही होगी कि क्या क्या रिकमेंडेड आइटम्स है, क्या क्या बोला गया है कि स्पा में आपको साथ ले जाना है, तो आप उस हिसाब से करेक्ट आंसर मैच करें। अच्छा, ये तो होगा एमसीक्यूज। अब दूसरे तरीके का क्वेश्चन आता है कि मैचिंग क्वेश्चंस होता है, जिसमें आपको एक लिस्ट दी जाती है आइटम्स की। एक एग्जांपल खोल लेती हूँ मैं, जैसे कि ये, कि आपको एक लिस्ट दी जाती है आइटम्स की और आपको वो करेक्ट ऑप्शंस के साथ मैच करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब इस रिकॉर्डिंग में डिस्कस किया गया होगा ओपिनियंस, सही है, एक दूसरे को वो अपने ओपिनियंस जो स्पीकर्स होंगे वो बता रहे होंगे। ठीक है, तो अब मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में उनका किसका क्या ओपिनियन था वो आपको यहाँ लिखना है। तो ये ऑप्शंस है, इनमें से आपको चूज करना है और करेक्ट और मॉड्यूल के आगे लिखना है। अनदर एग्जाम्पल, ये भी एक मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसमें आपको यहाँ पे भी मैच करना है कि आप करेक्ट लेटर को मैच करेंगे कि कौन सी स्टडीज के साथ, कौन से टॉपिक के साथ ये मैच कर रहा है, कौन से कोर्स ऑप्शन के साथ। अच्छा, फिर
तीसरे तरीके का क्वेश्चन क्या होता है कि आपको या तो वो कोई मैप देंगे या प्लान देंगे किसी भी बिल्डिंग का या डायग्राम देंगे जिसको आपने लेबल करना है। तो आप मैप के पार्ट्स लेबल करेंगे, बिल्डिंग प्लान के पार्ट्स लेबल करेंगे, ये बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो आप सुनेंगे। अब जो स्पीकर होगा वो रिकॉर्डिंग में क्या यूजुअली बताता है, वो लोकेशन के बारे में बताता है कि फला फला लोकेशन इस जगह पे ये चीज बनेगी। तो आपको वो सुनना है और आपको वो अकॉर्डिंग टू दैट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको वो रिकॉर्ड करना है नीचे अपने आंसर में। ठीक है, आपको वो डायरेक्शंस बता रहे होंगे कि फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में कंपास की डायरेक्शंस होती हैं यूजुअली कि नॉर्थ ईस्ट में जो है ना आपको ये सेक्शन ऑफ द बिल्डिंग बनेगा। तो आपको वो उस बिल्डिंग का उस सेक्शन का नाम होगा तो वो आपको रिकॉर्ड करना है कि वो यहाँ बनेगा। अच्छा, इसमें भी आपको लिस्ट ऑफ ऑप्शंस में से आंसर्स चूज करने हैं या फिर वो आपको एक या दो वर्ड्स बोलेंगे कि आप लिखते हैं आंसर बॉक्स में। अब इसकी एग्जांपल, अब जैसे इन्होंने ये मैप दिया हुआ है तो इसमें एंट्रेंसेस है। अब वो इस और ये देखिए यहाँ पे कंपास की डायरेक्शंस भी हैं। तो वो आपको रिकॉर्डिंग में इस तरीके से रेफरेंस कर रहे होंगे, एक तो डायरेक्शंस के थ्रू और रोड्स के थ्रू वो, ठीक है, और जो लेबल्ड ऑलरेडी लोकेशंस है उनके थ्रू कि इसके इसके पीछे ये बन रहा है, ए है। तो जो भी ए का नाम होगा वो आपने ए के सामने नीचे आंसर चॉइस में लिखना है। और एक और तरीके का सवाल आता है जिसमें आपको ऐसी डायग्राम्स लेबल करनी होती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ इस एग्जांपल में एक स्पेस इंस्ट्रूमेंट है और उसके बारे में रिकॉर्डिंग आपको सुनाई जाएगी। तो अब अब यहाँ पे जो है ना ऑर्डर वाइज सब है, रिकॉर्डिंग में ऑर्डर वाइज आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो फोर्थ आपको पहले बताया जाएगा फोर्थ के बारे में, ठीक है, फिर आपको फाइव के बारे में बताया जाएगा, फिर आपको सिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि ये पार्ट क्या है बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे सेवन में ये आपको कोई न्यूमेरिकल डेटा बताएंगे, सही है, कोई ना कोई आपको नंबर लिखना है क्योंकि यहाँ पे आप गेस कर सकते हैं कि यहाँ पे मेजरिंग यूनिट है। अच्छा, अब इसकी जो है ना की स्ट्रेटजीज ये होती हैं स्पेशली मैप्स या प्लान्स की, कि आप जब रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो आप अपना कर्सर ना उसी के साथ मूव करते रहें। सही है, जैसे जैसे नैरेटर आपको बता रहा हो कि आप इस डायरेक्शन में मुड़े, इस रोड पे जाएं, इस इस जगह के पीछे जाएं, इसके बराबर में जाएं, तो आप अपना कर्सर भी साथ साथ उसके लेके जाएं ताकि आप बैक ऑफ द माइंड आपको ये ट्रैक नहीं रखना पड़े, आपके सब सामने हो, आप कंफ्यूज ना हो ताकि। अच्छा, फिर जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बताया कि आप नोट करें कि कौन सी एंट्रेंस है, एग्जिट पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है, रोड्स, मेन रोड्स क्या हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और फिर गेट फेमिलियर विद डायरेक्शन सच एज नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो आप कंपास डायरेक्शन से फेमिलियर होंगे, यानी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ये पड़ेगा, साउथ वेस्ट कॉर्नर ये पड़ेगा, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये पड़ेगा। तो जैसे जैसे आपको नैरेटर बताया आपको उसी के हिसाब से अपना कर्सर मूव करना है। बता रहे आज का मैं अभी तेल लगा रहा हूँ मुझसे तो आज तक कब है गया कहाँ थे अच्छा, अब चौथे काइंड के क्वेश्चन होते हैं कि आपको या तो फॉर्म हो या नोट हो या टेबल हो, आपको इस तरीके की चीज कंप्लीट करनी होती है, आपको ब्लैंक फिल करनी होती है। और उसमें आपको मतलब पूरी रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी, उसमें जो है ना की पॉइंट्स हाईलाइट किए जाएंगे, एक आउटलाइन आपको दी जाएगी, उसको आपने फिल करनी है। और जो फॉर्म होता है, जैसे कि ये जैसे फॉर्म की एग्जांपल है, ठीक है, तो आपको आपको बताया जाएगा रिकॉर्डिंग में कि ये नेशनल आर्ट सेंटर किस चीज के लिए माना जाता है ज्यादा। जब वो चीज हाईलाइट हो आपको वो यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है, आपको यहाँ पे वो लिखनी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे समरी एक्ट करता है। तो आपको की पॉइंट्स जो है ना रिकॉर्डिंग में से दिए जाएंगे, इस आपको नोट करने हैं।
इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में नेम्स हो सकते हैं, डेट्स हो सकती हैं, फोन नंबर्स हो सकते हैं, एड्रेस भी हो सकते हैं। अच्छा, फिर आते 5वें, सेंटेंस कंप्लीशन। उसकी एग्जाम्पल, अब इसमें यहाँ बताया गया है कि आपको 2 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना, आपका आंसर 2 वर्ड से ज्यादा नहीं होगा। तो जब वो रिकॉर्डिंग में बताएंगे कि ओपन यूनिवर्सिटी में जो भी कोई पढ़ रहा हो उससे अ ग्रेट डील ऑफ डैश डिमांड की जाती है, तो क्या चीज बहुत रिक्वायर की जाती है उस पर्सन से, वो आपको यहाँ लिखना है इन जस्ट 2 वर्ड्स। फिर आ जाते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इसमें यहाँ पे आपने सिर्फ 1 वर्ड या नंबर लिखना है। अब वो आपको रिकॉर्डिंग में बताएंगे कि हाउ मेनी डेज डिड द साइंटिस्ट स्पेंड अंडर द वेव। अब वो 10 हो, 12 हो, जो भी रिकॉर्डिंग में हो वो आपने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। अच्छा, अब लिसनिंग की टिप्स, ये कि आपने क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है और ये चेक करना है कि हाउ मेनी आंसर्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, जैसे कि मैंने एमसीक्यूज में बताया, कहीं पे 1 रिक्वायर्ड है, कहीं पे 2 रिक्वायर्ड है, कहीं पे 3। ठीक है, तो आपको ये इस चीज का बड़ा ख्याल रखना है। और आंसर्स लिखते जाएं, जैसे जैसे सुनते जाएं लिखते जाएं, क्योंकि रिकॉर्डिंग सिर्फ एक ही दफा सुनाई जाएगी। अच्छा, फिर आपको टाइटल टाइटल को जरूर देखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाऊं, तो ये लिसनिंग टेस्ट है, तो यहाँ पे इन्होंने टाइटल दिया हुआ है कि इस रिकॉर्डिंग में आपको क्या बताया जाएगा, टैस्मेनिया की बोट ट्रिप के बारे में, उसी के रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तो ये आपको कंटेक्स्ट समझ आ जाएगा कि आपको किस बारे में क्वेश्चंस आएंगे, किस बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। अच्छा, फिर आप आइल्स के इंटरफेस में ये भी ऑप्शन होता है कि आप क्वेश्चंस या कहीं भी आप हाईलाइट कर सकते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, तो आपने कीवर्ड्स देखने हैं क्वेश्चंस में और उनको हाईलाइट कर लेना है, तो ये आपको वो जब आप रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे तो उस पे जो है ना इंफॉर्मेशन का ट्रैक रखने में बहुत मदद करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इस क्वेश्चन को लें, इस टेस्ट को, तो कीवर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्टैंड ऑन ईच साइड ऑफ द बोर्ड। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग में वो आपको बताएंगे कि बोर्ड की एक एक साइड पे कितने लोग, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग जो है ना खड़े हो सकते हैं। तो जितने भी होंगे आपको फिर वो एक आंसर सिलेक्ट करना है। ठीक है, और हाँ, एक और चीज कि जो वर्ड्स क्वेश्चंस में यूज हो रहे हैं, जरूरी नहीं कि वही आप रिकॉर्डिंग में सुने। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने वो क्वेश्चन लिया कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्टैंड ऑन ईच साइड ऑफ द बोर्ड। अब आप इसको रिकॉर्डिंग में ये भी सुन सकते हैं कि ओनली x and x amount of people are allowed to stand on either side at a time. Each side has a limit of dash standing passengers. तो बस ये। अब तीसरी इंपॉर्टेंट टिप कि आपको डिस्ट्रैक्टर्स मिलेंगे। तो डिस्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं बेसिकली, डिस्ट्रैक्टर्स वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन होती है, वो गलत इंफॉर्मेशन होती है जो लगता तो है कि ये आंसर होगा लेकिन वो एक्चुअली में आंसर नहीं होता। ठीक है, और आइल्स वो इसलिए यूज करते हैं ताकि वो जज कर सकें कि आप सही में सुन रहे हैं या नहीं। अब इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट टाइम डज द मीटिंग स्टार्ट, तो ऑडियो में पहले कोई आदमी बोले, पूछे कि मीटिंग 10 बजे है ना, लेकिन कोई बोले कि नहीं, वो पहले 10 बजे थी बट अब वो 10:30 पे हो गई है, तो आंसर 10:30 होगा। बाज लोग 10 समझ के, 10 AM समझ के लिख लेते हैं पहले ही उसे और इस चीज का ध्यान नहीं रखते कि नहीं एक्चुअली में 10:30 है। तो ऑलवेज लिसन टू द फुल सेंटेंस। ठीक है, स्पेशली जब टाइम्स बता रहे हो, नंबर्स बता रहे हो या डेट्स बता रहे हो। सही है, और एक्चुअली, बट, नो, चेंज्ड, इंस्टेड जैसे वर्ड्स को आप लाइक गौर से सुने, क्योंकि इसके बाद ज्यादातर चेंजेस होते हैं। और हमेशा ऑफिशियल रिसोर्सेज यूज करें प्रैक्टिस के लिए, जैसे कैम्ब्रिज की आइल्स एकेडमिक बुक्स या IELTSworldly.com। यहाँ पे भी आपको आइल्स के बहुत सारे लिसनिंग टेस्ट भी मिल जाएंगे, बहुत सारे रीडिंग टेस्ट भी मिल जाएंगे। एग्जाम लाइब्रेरी में जाके आप यहाँ पे अपना अपना टेस्ट ले सकते हैं, आप अपना मॉक टेस्ट लें, आप अपना स्कोर देखें एंड जज योरसेल्फ।
अब now over to you, Sophia, for reading. ओके, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। हाँ अच्छा जी, विजिबल है? हाँ ओके, बेस्ट। अच्छा, ओवरऑल मैं रीडिंग का थोड़ा सा बता देती हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर के 60 मिनट्स का होता है एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास 40 होते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं हमारे पास, जो कि काफ़ी लेंदी हमारे पास पैराग्राफ्स होते हैं और उसमें काफ़ी डिटेलिंग होती है, क्योंकि ऑब्वियसली एकेडमिक का टेस्ट है, तो इट्स अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द जनरल फाइल्स। अच्छा, इसमें मैं बेसिक तो दो चीज़ें बताऊंगी कि मतलब दो चीज़ें बताऊंगी, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन टाइप डिस्कस करूंगी या फिर टिप्स। तो फर्स्ट तो ये दिमाग में रखना है कि 2 टाइप्स हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं। चाहिए कुछ होते हैं जिनके आंसर्स हमें इन ऑर्डर मिलते हैं। इन ऑर्डर से मुराद मेरा ये है कि पैराग्राफ्स में जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में मेरा फर्स्ट आंसर होगा, सेकंड पैराग्राफ में मेरा सेकंड आंसर होगा, या फिर फर्स्ट पैराग्राफ की आखिरी लाइन में मेरा सेकंड आंसर होगा। तो दीज आर इन ऑर्डर। मेरे पास आंसर्स ना, मैं कभी भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि मेरा फर्स्ट पैराग्राफ अगर फर्स्ट आंसर मेरा फर्स्ट पैराग्राफ में, तो फिर सेकंड आंसर मेरा लास्ट पैराग्राफ में होगा। लाइक दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी इन ऑर्डर। तो ये वाली चीज ना हमें ज्यादातर क्वेश्चन में मिलती है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें लाइक पूरा पहले पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है और उसके बाद फिर हमें पता चलता है आंसर। तो जो इन ऑर्डर होते हैं, एक तो मल्टीपल चॉइस हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें ऑब्वियसली एक सवाल होता है एंड मल्टीपल चॉइसेस हमारे पास होते हैं। तो ये वाले जितने भी सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, यूजुअली ये यूजुअली ये हमारे पास इन ऑर्डर होते हैं कि अगर पहला सवाल मेरे पास पहले पैराग्राफ में इसका आंसर मिल गया था मुझे, तो फिर दूसरे सवाल का भी आंसर ना मुझे दूसरे पैराग्राफ में मिलेगा। अच्छा, बेसिक इसका मैं डिफरेंस बता देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है लोगों के लिए। अच्छा, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन बेसिकली उन सवालों के लिए होता, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन उन पैराग्राफ्स के लिए होता है जिसमें फैक्चुअल बातें हो रही हों। अब मैं इसको जरा खा भी दूँ, 1 मिनट, नो माइंड। आई कैन, हाँ, ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, राइट। अच्छा, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में यूजुअली पैराग्राफ्स जो होते हैं हमारे पास, वो, अच्छा, मैं स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना अभी भी, लाइक कौन सी टैब नजर आ रही है आप लोग को? हाँ, passage the same tunnel. सही है। अच्छा, तो इस ओवरऑल पैसेज में अगर हम देखें तो जितनी भी बातें हो रही हैं इसमें, ये सारी फैक्चुअल बातें हैं। ये ऐसा नहीं है कि रीडर अपने ओपिनियंस लिख रहा हो। ऐसे नहीं है कि रीडर कोई अपनी ख्याली बातें लिख रहा हो। दीज आर फैक्चुअल थिंग्स। ये टनल इस दिन बिल्ड हुआ था, यहाँ पे बिल्ड हुआ था, लंदन में हुआ था, वगैरह वगैरह। तो इन इन टाइप्स ऑफ मेरे पास पैसेजेस में ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन की बातें हो रही होती है। अच्छा, ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन अगर हम देखें तो ट्रू उस सेंस में होगा जब वो बात वैसी की वैसी, बट इन अ पैराफ्रेजल वे, हमारे पास पैसेज में गिवन हो। फॉल्स तब होता है जब उसका उलट या उसका अपोजिट उस पैसेज में गिवन हो। एंड नॉट गिवन तब होता है जब हमारे पास वो बात एक्सप्लिसिटली हमारे पास पैसेज में गिवन नहीं हो। एंड यस नो नॉट गिवन का बस डिफरेंस ये है कि यस नो नॉट गिवन में हमारे पास जो पैसेज होता है वो बेसिकली राइटर के ओपिनियंस होते हैं। ये जी राइटर ने क्या ये बात बोली थी, राइटर ने क्या इस बात से एग्री करा था, ये इसका इस मौजू पे क्या ओपिनियन था। तो उस बारे फिर यस नो नॉट गिवन की वो एक्सप्लेनेशन तो वही होती है कि यस तब लिखते हैं हम जब स्टेटमेंट दर्ज हुआ हुआ होता है ऑलरेडी हमारे पैराग्राफ में। नो तब हम लिखते हैं जब ऑब्वियसली जब उस स्टेटमेंट उस पैराग्राफ में उससे उलट बात लिखी हुई होती है। एंड नॉट गिवन जब राइटर ने ऐसा कोई ओपिनियन दिया हुआ ही नहीं हो। अच्छा, सेंटेंस कंप्लीशन भी ऐसे ही होता है कि ओवरऑल एक सेंटेंस लिखा हुआ होता है और फिर एक लफ्ज गायब होता है। अच्छा, एक और टिप इसमें यह है कि रीडिंग का अगर आप सेक्शन ऑन कंप्यूटर दे रहे हो, तो सबसे आसान बात ये होती है कि स्पेलिंग का अगर एरर नहीं करना हो ना, तो आप सिंपली कंट्रोल सी एंड कंट्रोल भी कर लें, क्योंकि मैंने भी अपने टेस्ट में करा था और मुझे कोई मसला नहीं हुआ था। तो सेंटेंस कंप्लीशन में एक सेंटेंस होता है, उसमें कुछ लफ्ज गायब होते हैं, तो वो आपको सिंपली आप कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर ले, तो उसमें तो ऐसा कोई इशू नहीं होता है। एंड समरी कंप्लीशन में ये होता है कि ओवरऑल एक आपके पास एक पैराग्राफ होता है और उसकी समराइज वर्जन लिखा हुआ होता है, ऐसे शॉर्ट करके लिखा हुआ हो, बेसिक पैराफ्रेज करके। और उसमें कुछ लफ्ज गायब होते हैं, तो वो आपको फिल आउट करने होते हैं। और वो ज्यादातर कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको कोई पैराफ्रेज करके लफ्ज लिखना हो। यूजुअली आपके
जैसे पैराग्राफ में अगर लिखा हुआ है लफ्ज तो वो यू आपको कॉपी पेस्ट करना होता है। अच्छा, इसमें एक और ख्याल ये रखना होता है कि आप ईएस और एस वाली चीज नहीं बोलें। अगर कोई चीज प्लूरल में लिखी हुई है ना, उसको वैसी वैसी जस्पा करना है उसको। लाइक आपको सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में ना एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ होता है यूजुअली कि आप पैराग्राफ से देख के आंसर दें इसका। तो जब आप पैराग्राफ से देख के आंसर दे रहे हैं ना, तो यू डोंट हैव टू रीफ्रेज योर वर्ड्स या कुछ भी, आपको एग्जैक्टली वैसे ही कॉपी पेस्ट करना है आंसर। अच्छा। अच्छा, अब फिर हम उन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं जो कि यूजुअली नॉट इन ऑर्डर होते हैं। तो नॉट इन ऑर्डर से मुराद ये है कि अगर मेरा पहला आंसर पहले पैराग्राफ में है तो मेरा दूसरा आंसर आखिरी पैराग्राफ में भी हो सकता है। अच्छा, तो मैच द हेडिंग्स में हमारे पास ऐसा होता है कि हेडिंग्स की हमारे पास एक कलेक्शन गिवन होती है और हमारे पास नीचे पैराग्राफ नंबर्स गिवन होते हैं। तो इसमें तो ऑब्वियस है कि हमें हर पैराग्राफ विजिट करना ही होगा। अच्छा, मैं एक स्ट्रेटेजी बताना भूल गई थी। ऊपर जो हमारे सवालात होते हैं ना कि जी इन ऑर्डर है, तो हमें ना ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऑब्वियसली हमारे पास एक स्किमिंग एंड स्कैनिंग की टेक्निक होती है कि हमें कीवर्ड्स को देखें, कीवर्ड्स को सर्च करें और फिर उसी हिसाब से फिर हम क्वेश्चंस को प्रोसीड करें। तो फिर इसमें ना लेंदी रीडिंग नहीं होती कि जी हम पढ़े जा रहे हैं, आंसर तो मिल ही नहीं रहा। लेकिन इन ऑर्डर क्वेश्चंस में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि या तो सेकंड पैराग्राफ में हो या तो उस पैराग्राफ के एंड में हमें आंसर मिल जाना चाहिए। अच्छा, मैच द हेडिंग्स में ऑब्वियसली इसमें तो हमें पूरा कंटेंट पढ़ रहा होगा, क्योंकि अगर पैराग्राफ पूरा पढ़ेंगे ही नहीं तो यूजुअली आपको आंसर समझ में नहीं आएगा कि जी कौन सी हेडिंग इसमें मैप हो रही है। मैचिंग इन्फॉर्मेशन में ये होता है कि बहुत सारे सेंटेंसेस गिवन होते हैं कि जैसे जेनेरिक अगर मैं बताऊं तो इस पैराग्राफ में ये बात की गई थी, इस पैराग्राफ में राइटर ने ऐसी बात करी थी फलाना। तो मैचिंग इंफॉर्मेशन में ऑब्वियसली यू हैव टू क्या कहते हैं, आपको पैराग्राफ्स मैच करने होते हैं कि जी इस पैराग्राफ में ये बात करी गई थी, इस पैराग्राफ में ये इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी। तो इसमें ऑब्वियसली आपको सारे पैराग्राफ्स पढ़ने होंगे, उसके बाद ही आप इंफॉर्मेशन मैच कर सकते हो। मैचिंग फीचर्स पे हमारे पास ऐसा होता है कि यूजुअली मेरे टेस्ट में भी जैसा हुआ था, नेम्स लिखे हुए थे बहुत सारे लोगों के जो कि पैराग्राफ में मौजूद थे ऑलरेडी। तो उन सारे नेम्स जो नेम्स लिखे हुए थे, पहली बात तो उसको मैंने हाईलाइट कर लिया थे कि जी कहाँ कहाँ ये सारे नेम्स हैं। और दूसरी बात ये कि ऊपर ही सवाल के बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए होते हैं कि इस शख्सियत ने ये वाली बात की थी या इस शख्सियत ने ये वाली बात की थी। तो हमें शख्सियत बेसिकली मैप करनी होती है। एंड ऑब्वियसली ये ज्यादातर ऑर्डर में नहीं होते। जैसे कि पहले अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि टॉम ने पहले एक बात की थी, फिर सैली ने एक और बात कर ली, फिर वापसी टॉम की भी बात आ सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल आंसर नेम हम लोग मैप कर रहे हो। अच्छा, मैच सेंटेंस एडिंग्स ये भी सिमिलर ही है। एंड ऑब्वियसली सेंटेंस यहाँ पे बहुत सारे घिच पिच पे ही होते हैं, आगे पीछे होते हैं। तो इसमें भी यही होता है कि ऑब्वियसली पहले आपको पैराग्राफ को टारगेट करना चाहिए रादर देन सवाल। अच्छा, डायग्राम लेवल कंप्लीशन, इसमें बेसिकली आपके हमारे पास एक डायग्राम ही होती है और उसमें हमें मतलब वो डायग्राम के हिसाब से जो लेबलिंग जो कंप्लीट करनी होती है। तो यूजुअली इसमें ज़्यादातर टाइम ऑर्डर फॉलो नहीं होता है, लेकिन इट रियली डिपेंड्स के लेआउट कैसा है, हमारे पास डिस्क्रिप्शन कैसा है, वो सवाल के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसमें भी थोड़ा सा ढूंढा ढांडी करनी होती है। लेकिन जो हमारे पास फ्लो चार्ट के क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर ऑर्डर में होते हैं। जैसे मेरे पास भी आया था एग्जाम पे, ज़्यादातर ऑर्डर में होते हैं और कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो आउट ऑफ ऑर्डर हो। अच्छा, एक छोटी सी समरी देख लेते हैं। अच्छा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास इन ऑर्डर होते हैं, तो हमारे पास इसकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि पहले हम सवाल को पढ़ें, सवाल में से कीवर्ड निकालें, फिर उस कीवर्ड को पैराग्राफ पे मैप करना शुरू करें। अगर मेरा पहला सवाल पहले पैराग्राफ में मिल गया तो दूसरा सवाल मेरा दूसरे या तो पहले पैराग्राफ के एंड में होगा या तो दूसरे पैराग्राफ के शुरू में होगा। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, यस नो नॉट गिवन का भी ऐसे ही सेम सिनेरियो है। सेंटेंस कंप्लीशन समरी कंप्लीशन का भी यूजुअली सेम होता है, क्योंकि समरी कंप्लीशन हमारी सिर्फ एक ही पैराग्राफ की होती है। समरी कंप्लीशन में बस ये हो सकता है कि पैराग्राफ पैराग्राफ ना मतलब पहला पैराग्राफ नहीं होगा, कोई दूसरा पैराग्राफ होगा, तीसरा पैराग्राफ होगा, आपको पैराग्राफ आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, मैच द हेडिंग्स इंफॉर्मेशन फीचर्स एंड सेंटेंस एंडिंग्स यूजुअली ये इन ऑर्डर नहीं होते।
ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि पहले आप पैराग्राफ पढ़ते हो, आप पहले तो सवाल देख लेते हो जी हमें हेडिंग्स मैच करनी है, फिर आप पैराग्राफ पे आते हो, फिर आप पैराग्राफ पढ़ते हो, फिर आप उस पे उस हिसाब से फिर आप मैपिंग करते हो। अच्छा, एक टिप तो है कि जी जो मैंने करी थी, मैंने जो आंसर ढूंढ लिया था मैंने उसको पहले से हाईलाइट कर लिया था कि जी ये आंसर मेरा इधर ही था। तो मैंने उसको सिंपली हाईलाइट कर लिया था ताकि मुझे अगर वापसी किसी और सवाल में ऐसी कोई बात हो रही हो तो मैं उसको वहीं पे जाकर रिविजिट कर लूँ। हाईलाइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइटिंग से बहुत काम आसान हो जाता है। एंड उसके अलावा तो ऐसा तो कोई और टिप्स नहीं है, लेकिन मेन जो है वो कीवर्ड्स ढूंढना। जैसे कुछ लफ्ज होते हैं जो जिनको आप पैराफ्रेज नहीं कर सकते। अब मेरे जैसे अगर मैं अपने टेस्ट का बताऊं तो 17th सेंचुरी की कोई बात हो रही थी, तो पहले सवाल में था कि 17th सेंचुरी में ये हुआ था। तो 17th सेंचुरी ऐसा लफ्ज है जो यूजुअली पैराफ्रेज नहीं हो सकता। तो उसको फिर मैंने उठा के अपने फर्स्ट पैराग्राफ पे मैप किया था और मुझे वो आसानी से मिल गया था। तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चंस हैं वो क्या इन ऑर्डर है या क्या इन ऑर्डर नहीं है। अच्छा, सबसे ट्रिकी बात जो होती है, जो हमारा पार्ट 3 होता है, पार्ट 3 में जो आखिरी सवाल होता है उस पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इन ऑर्डर हो या आउट ऑफ ऑर्डर हो। ज्यादातर टाइम वो आउट ऑफ ऑर्डर ही होते हैं, बेशक वो मल्टीपल चॉइस ही क्वेश्चन हो, लेकिन ज्यादातर टाइम वो आउट ऑफ ऑर्डर होते हैं। तो आखिरी सवाल को मैं कहूंगी कि बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली जो पार्ट 3 का जो बिल्कुल आखिरी सवाल होता है लाइक 35 to 40 क्वेश्चन, तो उसको थोड़ा सा देख के अटेम्प्ट करना होता है। अच्छा, तो ये तो बेसिक रीडिंग का हो गया। अब मैं स्पीकिंग पे भी साथ साथ आ जाती हूँ। अच्छा, स्पीकिंग का यूजुअली अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बताऊं तो 11 to 14 मिनट्स में मैप करता है। अच्छा, दो टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज हो सकते हैं, या तो फेस टू फेस होता है या तो एक ऑनलाइन इंटरव्यू भी होता है। एंड यूजुअली वो ब्रिटिश काउंसिल वाले करवाते हैं, ब्रिटिश काउंसिल ऑनलाइन इंटरव्यू करवाते हैं विद समवन हु इज फ्रॉम इंग्लैंड, और वो हमेशा एक लाइक इंग्लिश पर्सन से आप बात कर रहे हो तो वो थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग होता है, लेकिन कुछ लोग उसको ज्यादा आसान समझते हैं। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन यू कि आप ज्यादा किस में कंफर्टेबल होते हो। अच्छा, 3 पार्ट्स होते हैं इसमें। पहला पार्ट जो होता है वो बेसिक कॉन्वर्जेशन हो रही होती है, जैसे कि आप किसी से मिल रहे हो। अगर मैं नॉर्मल सिचुएशन की बात करूँ, ऐसा मैं कराची में रहती हूँ, मैं किसी अपने न्यू लोग पर्सन से मिलती हूँ तो मैं जाके उससे बेसिक क्वेश्चन करती हूँ, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम जॉब करते हो, तुम पढ़ते हो, या कुछ भी। बहुत बेसिक क्वेश्चंस, डिसलाइक्स, डेली रूटीन्स, ये सब। तो बस आपको मैं समझती हूँ पार्ट 1 में ये चीज जिसने मुझे हेल्प करी थी, मैंने ऐसा सिनेरियो रखा था कि सामने कोई एक बंदा है, इससे मुझे बात करनी ही करनी है, लेकिन उसको उर्दू नहीं आती, मुझे उससे अंग्रेजी में ही बात करनी है। तो उन्होंने तो शुरू शुरू में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही पूछे थे, और जो क्वेश्चन टाइप्स है मैं इसको दिखा देती हूँ। यूजुअली इतने इंटिमिडेटिंग नहीं होते सवाल। लाइक स्पीकिंग टेस्ट, जो टॉपिक्स है यूजुअली इट्स ऑल अबाउट यू एंड योर कंट्री। या तो आपसे या तो आपसे आपके सवाल पूछे जाएंगे, या तो आपकी कंट्री के बारे में पूछे जाएंगे। जैसे वर्क हो गया, स्टडी हो गया, होम टाउन हो गया, होम हो गया, आर्ट हो गया, बाइसिकल्स वगैरह वगैरह। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं कहती हूँ जो सबके पास ही आता है, वो यही आता है कि आप पढ़ते हो या आप जॉब करते हो। ये सवाल जरूर पूछते हैं, क्योंकि वहां से फिर आपकी कंपटीशन स्टार्ट होती है। जैसे मैंने कहा था मैं जॉब तो नहीं करती, लेकिन मैंने अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुई हूँ, तो फिर उन्होंने मुझसे मेरी ग्रेजुएशन का पूछा था कि आपने कहाँ से ग्रेजुएशन करी, आपने क्या पढ़ा था, आपने फील्ड क्यों चूज करी थी, किसी और का तो इसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, वगैरह वगैरह। फिर वहां से वो थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 मैं समझती हूँ हमेशा ईजी होता है, क्योंकि वो चाह रहे होते हैं कि आप कंफर्टेबल हो। स्पेशली फेस टू फेस मीटिंग में तो जो क्वेश्चंस मतलब जो ओवरऑल इंटरेक्शन होती है वो तो ऐसी होती है जैसे आप वो आपको कंफर्टेबल महसूस करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, हाँ, इसमें जो आंसर्स जो हमें लेंथ रखनी चाहिए ना वो इतनी बड़ी नहीं रखनी चाहिए। मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि मतलब बेसिक जितना हम बोल सकते हैं, जैसे 2-3 लाइन का मैक्स, उससे ज्यादा नहीं। वो बाद में खुद ही इंटरप्ट कर देते हैं, लेकिन जब इंटरप्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा हिचकिचाहट वाला फैक्टर हमारे अंदर बढ़ जाता है। तो मैं कहूंगी कि खुद अपना आंसर इतना नेचुरल एंड शॉर्ट रखे कि वो ज्यादा लंबा हो ही ना। अच्छा, पार्ट 2 थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग होता है, क्योंकि इसमें आपको एक कार्ड मिलता है, आपके पास 1 मिनट होता है, सवाल पढ़ें, और फिर आपको 2 मिनट के लिए एटलीस्ट उस टॉपिक पे बात करनी होती है। अच्छा, इस
कार्ड को भी अप्रोच करने का मेरा एक तरीका है जो मैंने यूट्यूब से खुद सीखा था, तो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। ये ओवरऑल एक सैम्पल टास्क कार्ड है मेरे पास। तो जो मैंने खुद भी अप्लाई किया था और मेरे लिए काफी इफेक्टिव रहा था कि उन्होंने कहा था कि जितने भी बच्चे के पॉइंट्स है ना, उनको फॉर द टाइमिंग आप इग्नोर मारें। मेन चीज जो आपको 2 मिनट के लिए बोलनी होती है ना, वो पहली जो ये लाइन है ना, डिस्क्राइब अ बुक दैट यू एंजॉयड रीडिंग, तो ये चीज आपको बोलनी होती है 2 मिनट में। यू डोंट हैव टू स्पीक अबाउट दीज थिंग्स। मतलब ये तो सिर्फ आपके पास एक की पॉइंटर्स है कि जस्ट इन केस कि आप भूल गए कि आपको बोलना ही क्या था, तो आप इन की पॉइंटर्स को रिविजिट कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली फ्लुएंसी के चक्कर में, क्योंकि इस ओवरऑल अगर मैं स्पीकिंग की बात करूँ तो 4 चीजें हमारी चेक हो रही होती है। फ्लुएंसी चेक हो रही होती है, प्रोनाउंसिएशन चेक हो रही होती है, ग्रामर फॉर श्योर चेक हो रही होती है, और वोकेबुलरी भी चेक हो रही होती है। लेकिन ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा मोटे मोटे और भारी भारी अल्फाज बोल के अपना सेंटेंस अननेचुरल साउंड नहीं करवाना होता है। अच्छा, तो सैम्पल कार्ड पे वापस आते हैं। तो उसमें बेसिकली हमारा अप्रोच यही होती है कि हम पहले अपने क्वेश्चन को माइंड में रखें जरूर, कि हमें एक बुक के बारे में बात करनी है जो कि मुझे पढ़ के जिससे बहुत मजा आया था। अब आप उसमें ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इन टेंजेंट तो नहीं जा सकते, यू हैव टू स्टे ऑन द टॉपिक, बट लेकिन आप उस बुक के बारे में बहुत सारी बात कर सकते हैं कि ये बुक, इसकी जॉनरा क्या थी, इसमें क्या मुझे अच्छा लगा था, इसमें क्या। ऑब्वियसली इनमें से बहुत सारे ऐसे की पॉइंट्स हैं जो खुद ही मैच हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई आपसे कैजुअली भी पूछे कि यार इस तुम्हारी फेवरेट बुक क्या थी, तो आप क्या क्या बात करेंगे इस बारे में? आप बताएंगे बुक का नाम क्या था, जॉनरा क्या था, जी अच्छा इस बुक के बारे में खास बात क्या थी, इसकी स्टोरी क्या थी, इसमें कौन सी मेरी फेवरेट लाइन थी। तो ये सब सोच सोच के ना ऑब्वियसली आपके 2 मिनट खुद ही कट जाएंगे। अगर आपको फिर भी डर लग रहा है तो एक और टिप ये होगी कि ये जो 4 पॉइंट्स है, पेपर आपके हाथ में होगा अगर आप फेस टू फेस मीटिंग कर रहे हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट द ऑनलाइन इंटरव्यू, लेकिन अगर आप फेस टू फेस कर रहे हैं तो आपके पास पेपर होगा, एंड वो पेपर में आपको पेंसिल भी दे दिया जाएगा। आप और मजीद पॉइंट्स लिख लें जो आपको जिसके बारे में आपको बात करनी है, और आप करते रहें करते रहें। ऑब्वियसली 1 मिनट में ज्यादा तो तैयारी हो नहीं सकती, बट इतना मसला होता नहीं है, इस पे थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है। मेन पार्ट तो यही है कि आप घर पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और फिर ही शो अप करें फॉर द आइल्स टेस्ट। एंड पार्ट 3 थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें पार्ट 2 की जो टॉपिक होता है, जैसे बुक के बारे में ऊपर बात की गई थी, फेवरेट बुक के बारे में, तो आपका पार्ट 2 जिस टॉपिक पे होता है, यूजुअली को उस टॉपिक को ही पार्ट 3 में एक्सटेंड किया जाता है। तो जब वो एक्सटेंड होता है तो ऑब्वियसली फिर आपकी फेवरेट बुक से ही मोस्ट प्रॉब्ली ज्यादा सवाल हो रहे होंगे, या फिर अच्छा जो सवाल होते हैं ना वो काफी ओपन एंडेड होता है। ओपन एंडेड से मुराद ये होता है कि अब जैसे मैं अपना सवाल रख लेती हूँ, मेरा जो टॉपिक था पार्ट 2 का वो ट्रैवल के ऊपर था। तो जब मेरा पार्ट 3 का सवाल मुझसे पूछा गया था, तो मुझसे मेरा जो सबसे पहला उन्होंने सवाल पूछा था वो था कि अ, आप क्या प्रेफर करती हैं, ट्रैवल विदाउट प्लानिंग या ट्रैवल विद प्लानिंग? अच्छा, ये सवाल बहुत ओपन एंडेड है, लेकिन इसका अप्रोच करने के 2 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। एक तो ये तो ऑब्वियसली प्रोज एंड कॉन्स का काइंड ऑफ सिनेरियो है। तो पहले तो मैंने दोनों चीजें डिस्कस करी थी कि अगर मैं विदाउट प्लानिंग जाऊँ और अगर मैं विद प्लानिंग जाऊँ, और फिर मैंने अपनी ओपिनियन बताई थी। तो एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया कि आप पहले दोनों साइड डिस्कस कर लो और फिर अपना ओपिनियन दो। और फिर एक और तरीका होता है इसमें बताने का, कि आप अपना ओपिनियन भी दे दो, और फिर मतलब मजीद आपको ना लंबी करनी होती है इसमें थोड़ी सी, और इसमें आप जितना अपनी राय दोगे और जितना आप ब्रॉड पिक्चर दे के एक्सपैंड करके बताओगे, उतना आपको मैं समझती हूँ कि अच्छे फॉलो क्वेश्चंस और अच्छा रिमार्क्स मतलब अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं इसमें। अच्छा, एक चीज ये है कि यूजुअली जो मैंने देखी है, जो मैंने सुनी है, और जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करी है, कि जब आपका बैंड 6 से अबव होता है तो आपसे वो काफी टफ क्वेश्चंस पूछते हैं, काफी टफ क्वेश्चंस। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा सवाल, लेकिन अच्छा हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा था कि अगर एक बंदा जो कि बहुत पंक्चुअल है टाइम पे, और दूसरा बंदा जो कि इतना पंक्चुअल नहीं है, तो उन दोनों की कॉन्वर्जेशन कैसी होगी? अब ये सवाल मैंने आज तक कभी सोचा नहीं, और मैं समझती हूँ कि ये बहुत ना आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है कि मैं 2 लोगों की कॉन्वर्जेशन को कैसे जज कर सकती हूँ जिनका मेरे पास ओवरऑल इतना अच्छा कोई खास सिनेरियो भी नहीं है। तो मुझे ये काफी इंटिमिडेटिंग क्वेश्चन लगा था, लेकिन मैं अंदर ही अंदर खुश भी थी, क्योंकि मुझे था कि चलो एक टफ सवाल आया है मेरे पास, और एटलीस्ट मुझे पता है कि मेरा ये
ओवरऑल स्पीकिंग के टेस्ट के अच्छे बैंड्स आने वाले हैं। तो एक तो ये चीज़ के स्पीकिंग में स्पीकिंग में अगर आपके पास पार्ट 3 में थोड़े टफ सवाल आ रहे हैं तो आपके बैंड स्कोर अच्छे आने वाले हैं। अच्छा, ओवरऑल जो मैं और की पॉइंट्स बोल रही हूँ मैं उसको मैं रिवाइज करवा देती हूँ एंड में, रिवाइज में मेंशन कर देती हूँ। एक तो ये कि अगर अंग्रेजी उस दिन अच्छी बोलनी है तो अंग्रेजी पहले से बोलना शुरू करनी है। मैंने जो किया था, मेरी जो पर्सनल टिप है, 24 आवर्स पहले मैंने घर में भी सिर्फ इंग्लिश बोली थी। मैंने उर्दू भी बिल्कुल छोड़ दी थी जानबूझ करके, ताकि मैं अपने टेस्ट वाले दिन बिल्कुल मतलब मुझे इशू ना हो इंग्लिश बोलने में। तो एक तो ये पर्सनल टिप होगी मेरी। दूसरी ये कि घर में भी अगर अकेले जैसे आपके पास कोई स्पीकिंग पार्टनर नहीं है, वैसे तो स्पीकिंग पार्टनर मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है कि जैसे कोई कजन है, कोई फ्रेंड है, वो भी तो आपके साथ राइज का टेस्ट दे रहा हो, तो वो तो आप उनके साथ ग्रुप बना के कर ले। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, एक तो ये कि डिस्कॉर्ड पे भी एक ऑफिशियल आइल्स का चैनल है। वो मैं अपना ना एक आइल्स का एक ओवरऑल प्रेप डॉक शेयर करूंगी, तो उसमें तो खैर उसकी लिंक है डिस्कॉर्ड की। अगर आपको वहां से भी ज्वाइन करके आपको एक पार्टनर चाहिए तो आप ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे एक फायदा ये होता है कि यू आर गोइंग टू कोलैबोरेट विद अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। तो हो भी सकता है कि उनको उर्दू आती भी नहीं हो, तो आपको आप मजबूर हो जाते हो कि आप इंग्लिश बोलो। तो उसमें भी तो खैर एक अच्छा सिनेरियो बन जाता है। लेकिन अगर आपके पास कोई पार्टनर भी नहीं मिल रहा आपको, तो आप घर पे बैठ के जरूर प्रैक्टिस करें। मुझे इनिशियली पार्टनर्स नहीं मिल रहे थे और मुझे डिस्कॉर्ड के लिंक का पता नहीं था, तो मैंने बहुत दिनों तक ऐसे ही किया था कि मैंने या तो शीशे पे खड़े होकर प्रैक्टिस करी थी, या तो मैं घर में अपने आप को रिकॉर्ड करती थी फॉर लाइक 5 मिनट्स। जो भी टेस्ट का टाइम है ना, अपने आप को टाइम भी जरूर करना है। जैसे पहले पहले का 5 मिनट है, अगले का 5 मिनट है, और दूसरे का भी 5 मिनट है, ओवरऑल ऐसे ही ओ मैक्सिमम 15 मिनट्स का हो सकता है। तो तीनों सिचुएशन में अपने आप को 5-5 मिनट दे, और फिर उस हिसाब से उसको केटर करें। और जितना अच्छा रिकॉर्ड करके ना, फिर अपने आप को सुने भी जरूर। मुझे पता है बहुत क्रिंज होता है, बहुत होता है कि भाई मेरी आवाज कैसी है, फलाना फलाना, लेकिन ऑब्वियसली बैठ के सुने। सुनने से बहुत पता चलता है कि अच्छा ठीक है, मैं यहाँ अटक रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो उससे ना बहुत पता चलते हैं। फिर आप खुद भी अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से जज कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लुएंसी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए रादर देन परफेक्शन। परफेक्शन से मुराद ये है कि बहुत मोटे मोटे लफ्ज इस्तेमाल करना। अब वोकेबलरी तो बहुत अच्छी होगी आपकी, लेकिन आपकी फ्लुएंसी इतनी खराब हो जाएगी ना आप मोटे मोटे लफ्ज इस्तेमाल करने के चक्कर में, कि आप ना वहीं पे रह जाएंगे। अच्छा, आंसर स्ट्रक्चर जरूर करना होता है, पार्ट 2 में भी करना होता है, लेकिन पार्ट 3 में बहुत जरूरी है कि आपको आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, कि पहले तो आप आइडिया बताएं अपना, फिर आप रीजन, और फिर एग्जाम्पल भी जरूर दें। अच्छा, ये यूजुअली ना लीना भी डिस्कस करेगी मोस्ट प्रॉब्ली। ये राइटिंग टास्क 2 में हमारा वो होता है, स्ट्रक्चर होता है। स्पीकिंग का पार्ट 3 और राइटिंग टास्क 2 के सवाल ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छा, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करें, और अपने आप को रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। एंड हाँ, कॉन्फिडेंस और नेचुरल होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप आर्ट बिल्कुल ऐसा ना लगाओ कि आप रट्टा मार के आए हैं। रट्टा मार के आए हैं तो आपके कभी भी 6 बैंड से ज़्यादा भी नहीं आ सकते। वो सामने जो आपके बंदा बैठा हुआ है उसने बहुत सारे टेस्ट लिए में, उसको अंदाजा हो जाता है। तो ये चीज़ है। और हाँ, ट्रीट इट लाइक अ कॉन्वर्जेशन, इसको टेस्ट की तरह नहीं समझेगा, उसको ऐसे समझेगा कि आप किसी ऐसे बंदे से बात कर रहे हैं जिसको उर्दू नहीं आती, जिसको इंग्लिश भी आती है, एंड यू आर बाउंड ना हो कि आपको इंग्लिश में बात करनी। तो ओवरऑल रीडिंग स्पीकिंग का ये मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स थी। अब राइटिंग पे आ जाते हैं। ओवर टू यू लीना। कि मैं शेयर करती हूँ अपनी स्क्रीन। विजिबल है? यस। अच्छा। अच्छा, सबसे पहले तो राइटिंग टास्क 2 पे आ जाते हैं, बिकॉज वो सबसे ज्यादा इजी है समझाने के लिए। तो राइटिंग टास्क 2 में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ऐसे लिखना है। ठीक है, और ऐसे होगा 250 वर्ड्स का। और इसमें रेकमेंड करते हैं कि आप 40 मिनट से ज्यादा ना लगाएं, क्योंकि टोटल आपको राइटिंग टास्क पूरी सेक्शन के लिए 60 मिनट्स दिए जाएंगे। अब
इसकी जो है ना, इसकी टिप्स और ट्रिक्स क्या है, पहले तो उसके लिए समझ लेते हैं कि एसेज होते किस तरह के हैं। तो 4 तरह के एसेज हो सकते हैं। एक में जिसमें आपको अपना ओपिनियन देना है कि आप उस ओपिनियन से अग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये कि या तो आपको डिस्कस करना होता है, आपको क्वेश्चन के प्रॉम्प्ट में 2 पॉइंट ऑफ व्यूज दिए जाएंगे, ठीक है। शायद मेरे पास एग्जाम्पल होगी, नहीं इसकी एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन किसी के बारे में भी, किसी भी टॉपिक के बारे में आपको 2 पॉइंट ऑफ व्यू दिए जाएंगे और उसके बारे में आपको दोनों व्यूज डिस्कस करने हैं। फिर प्रॉब्लम सोल्यूशन या फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब इसकी टिप्स क्या है और स्ट्रैटेजीज क्या है, कि सबसे पहले तो क्वेश्चन आपने केयरफुली पढ़ना है और टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है कि आपको करना क्या है, यानी आपको अपना ओपिनियन देना है, सही है, आपको डिस्कशन करना है, अग्री करना है, डिसएग्री करना है, या बोथ व्यू डिस्कस करना है, सही है। और सबसे पहले आप प्लान करें कि आपने लिखना क्या है, मतलब सिर्फ लिखना नहीं शुरू हो जाए, आप पहले प्लान करें कि अच्छा मेरी ये पोजीशन है, ये 2-3 मेन पॉइंट मैंने सोचे हुए हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी राइटिंग टास्क 2 पे आ जाऊं, तो ये मैंने प्रैक्टिस की थी, ठीक है। और इसमें जो है ना टास्क ये थी कि कुछ कंट्रीज में मोर एंड मोर पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोग इस बारे में इंटरेस्ट ले रहे हैं कि अपने घर या बिल्डिंग जिसमें भी वो रहते हैं उसकी हिस्ट्री के बारे में जाने। तो इसके रीजंस क्या हैं और हाउ कैन पीपल रिसर्च दिस, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक डिस्कशन, मतलब ओपिनियन डिस्कशन दोनों का मिक्स है, सही है, मिक्स सोल्यूशन, मिक्स प्रॉम्प्ट्स भी आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो अब इसको किस तरीके से डिस्कस किया, मैंने क्या अप्रोच यूज की थी, वो ये कि सबसे पहले तो आपने एक इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन पे बाद में आते हैं, हम पहले जो है ना 2 मेन बॉडी पैराग्राफ्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपको 4 या 5 पैराग्राफ्स लिखने होते हैं, जिसमें आप 3 डिटेल के पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ्स लिख सकते हैं, और कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन आपके 2 अलग से होते हैं। अब मैंने ये सोचा, अब मैंने इसको किस तरीके से अप्रोच किया, मैंने ये सोचा कि अच्छा, लोग किस चीज में इंटरेस्टेड हो रहे हैं, हिस्ट्री के बारे में जानने, घरों की या बिल्डिंग की जिसमें वो रह रहे हैं, तो इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। अब मैंने सोचा, अब इसमें ये बात बहुत ध्यान में रखने की है कि वो रीजन जरूरी नहीं है आपने जो सोचे हैं वो सही हो, सही है, लेकिन बस आपको लिखने से मतलब है, क्योंकि आइल्स आपकी लैंग्वेज या राइटिंग स्किल्स टेस्ट कर रहा है, आपकी नॉलेज, जनरल नॉलेज वैसे वाली टेस्ट नहीं करना, उस पर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी, और लोग किस तरीके से रिसर्च कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि अच्छा, सही है, तो लोग क्यों रिसर्च करना चाहेंगे जिस घर में वो रह रहे हैं, या उसकी हिस्ट्री के बारे में क्यों जानना चाहेंगे। तो मैंने ये एक सोचा कि उनको शायद कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या फिगर्स जानने हैं जहाँ पे वो रह रहे हैं, सही है, और मतलब कोई एक नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है, उस वजह से उनको जानना है, ठीक है। और फिर मैंने उसकी एक एग्जांपल प्रोवाइड कर दी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा कि दे माइट लर्न अबाउट सम न्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फिगर, उनको पता चले, उनके क्यूरियोसिटी में किया ताकि उनको पता चले। तो उसकी एग्जांपल क्या, कि कोई रह रहा है एक मॉडर्न फार्म हाउस में कंट्री साइड में, कॉमन होता है ये अमेरिका वगैरह में, वहां पे उन्होंने एक अपना रैंडम हिस्ट्री चेक किया, और उनको पता चला कि उनका हाउस एक्चुअली 18th सेंचुरी का बना हुआ है, और ये अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए। तो ये क्यूरियोसिटी थी जो फुलफिल हुई उनकी, और उनको एक इंटरेस्टिंग बात अपने घर के बारे में पता चल गई, सही है। अनदर रीजन, एक और रीजन मैंने क्या सोचा कि जो करंट रेजिडेंट्स हैं, जो घर में रह रहे हैं, ओनर्स हैं, उनको पता लगाना है किसी भी पर्पस के लिए कि घर का ओनर क्या था, या बिल्डिंग क्या थी, ये बिल्डिंग का ओनर कौन था, ठीक है। तो उसकी वजह से, और वो क्यों पता लगाना होगा, फॉर एग्जाम्पल कि जानने के लिए कि उस बिल्डिंग का जो, या घर का जिस तरीके से वो बना है, उसका आर्किटेक्चर, उसकी प्लानिंग जो है घर की, ये वो उसी ओनर के हिसाब से बनी होगी अगर वो उसने खुद बनाया होगा, ठीक है। और फिर मैंने इसकी एग्जाम्पल से सपोर्ट किया कि फॉर एग्जाम्पल आप सदर वगैरह के एरिया में गए होंगे, सही है, तो जो पार्टीशन से पहले जो है ना, वहाँ पे बहुत सारे मेजोरिटी हिंदू फैमिलीज रहती थी, ये फिर वो माइग्रेट कर गई, तो उन्होंने वहाँ पे जो घर बनाए वो अपनी नीड्स के हिसाब से बनाए, ठीक है। तो वो मैंने एग्जाम्पल लिख दी कि उन्होंने अपनी नीड्स या पर्सनल उसके बारे में, जो वो फॉलो करते हैं रिलीजन, उसके हिसाब से जो है ना स्मॉल टेम्पल्स साइड अपने घरों के बारे में बना दिए, सही है। तो अब ये मैंने रीजन लिया, ठीक है, उसके बारे में एग्जाम्पल दी, ठीक है। और लोग, अब इन्होंने मुझसे एक और चीज पूछी कि लोग ये रिसर्च कैसे कर सकते हैं, तो मैंने क्या बोला, मैंने इसके बारे में एक पैराग्राफ लिखा कि भाई बहुत सारी रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप ये इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट के डेटाबेस हैं,
ठीक है, या जो टाउन में आप रह रहे हैं उसके डेटाबेस हैं, सही है, पुलिस रिकॉर्ड्स होते हैं, वहां से आपको पता चल सकता है। तो इसके बारे में भी आपने डिटेल दे दी। तो इस तरह से आपको अपना ऐसे स्ट्रक्चर करना है कि आप सारी रिक्वायरमेंट्स मीट करें। आपने रीजंस भी बता दिए, उसकी एग्जांपल्स भी दे दी, ठीक है, और लोग कैसे सर्च कर सकते हैं वो भी बता दिया। अच्छा, मैंने जो नोट किया था, अभी मैं वो आगे भी बताऊंगी। मैंने ये सारे जो मैंने अपने एसेस लिखे, ड्राफ्ट्स लिखे, वो मैंने चैट जीपीटी को दी। सही, तो चैट जीपीटी ने जो है ना 6.5 दोनों, राइटिंग टास्क 1 टास्क 2 दोनों में जो है ना मुझे स्कोर दिया। तो मैंने जनरली गूगल पे भी सर्च किया, तो लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि उनका जो चैट जीपीटी स्कोर दे रहा था और जो उनका एक्चुअल टेस्ट था उसमें ज्यादा से ज्यादा फर्क था तो सिर्फ 1 पॉइंट का। तो जैसे मेरा 6 to 6.5 दिया, तो मेरा एक्चुअल स्कोर क्या आया, 7.5। ठीक है, तो इस तरीके का डिफरेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने चैट जीपीटी को यूज करके अपना स्कोर इवेल्युएट कर सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। एक्चुअल स्कोर तो वो आपको नहीं बता सकता ऑब्वियसली, लेकिन आपको अंदाजा हो सकता है उससे। अच्छा, ये मैंने आपको राइटिंग टास्क 2 के बारे में बता दिया। और क्या टिप्स हैं? हाँ, मैंने ये बोला कि ब्रेनस्टॉर्म करें 2-3 पॉइंट्स, जरूरी नहीं वो रीजन सही हो, लेकिन आपको हेल्प करेंगे अपना ऐसे स्ट्रक्चर करने में। 4 पैराग्राफ्स, या आपको और इन्फॉर्मेशन, एक और क्वेश्चन कोई पूछा है तो ज्यादा से ज्यादा 3 बॉडी पैराग्राफ्स विद इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। सही, लिंकिंग वर्ड जरूर यूज करें। ठीक है, लिंकिंग वर्ड्स क्या, जैसे कि पॉसिबली, परहैप्स, ठीक है, और हाँ, इस तरीके के आप लिंकिंग वर्ड यूज करें। टू सम अप, फाइनली, ताकि आपकी एक फॉर्मल टोन आए और आपकी आपकी जो राइटिंग है वो प्रॉपर फ्लो में जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अच्छा, इसकी मैंने वीडियो भी इंक्लूड की है, एक चैनल है यूट्यूब का, E2 IELTS के नाम से। उसमें उन्होंने बताया है कि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसने मुझे बड़ा हेल्प किया था, क्योंकि आइल्स यही डिमांड करता है। और ज्यादा बैंड लाने के लिए, अपना बैंड इम्प्रूव करने के लिए, आपको ये जरूर होने चाहिए आपकी राइटिंग। सही, ये तो हो गई टास्क 2। अब टास्क 1 की बात करें, तो टास्क 1 आपको 150 वर्ड्स लिखने होते हैं। और टास्क 1 मैं सजेस्ट करती हूँ, मुझे जो टिप हेल्पफुल लगी ये, और मैंने यही किया अपने एग्जाम में भी, कि मैंने टास्क 1 सबसे आखिर में की थी। देखिए, टास्क 1 बहुत शॉर्ट होती है, तो उसमें सिर्फ आपको मेन फीचर्स, इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट डेटा बस बताना होता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट डेटा बताने के लिए, अपने आप फोर्स करने के लिए, आप सबसे आखिर में करेंगे। आपके पास 20 मिनट ही होंगे सर, तो आप बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें खुद ही देखेंगे और उसको फिर लिखेंगे। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है, इसमें बार चार्ट्स आ जाती हैं, लाइन ग्राफ्स आ जाती हैं, पाई चार्ट्स आ जाती है, टेबल्स, मैप्स, प्रोसेस या उसकी डायग्राम। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रैटेजीज देख लें। जैसे कि मैंने बताया, मैं सजेस्ट करूंगी कि राइटिंग टास्क आप सबसे आखिर में करें, और इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया। अगेन, अपनी राइटिंग को प्लान करें। और मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ। हाँ, ये मैंने, आप अपना एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाएं, उसमें आप अपनी ड्राफ्ट लिखें, और जो है ना यहाँ पे चैट जीपीटी का स्कोर लिखें। जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे इतना स्कोर दिया था, तो मेरा एक्चुअल स्कोर इससे थोड़ा ज्यादा ही आया। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है ना, मेरी ये टास्क थी, इसके बारे में समराइज करना था सारी की इन्फॉर्मेशन। तो इसकी टिप्स ये हो सकती हैं कि आप सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे। सही है, इसमें भी आपके ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, पैराग्राफ 1 जो कि आपका इंट्रोडक्शन होगा। सही है, फिर पैराग्राफ 2 में आप ओवरव्यू लिखेंगे, पैराग्राफ 3 में आप डिटेल्स लिखेंगे, उस पूरे पैराग्राफ में वो डिटेल्स डिस्क्राइब करेंगे, उस डिटेल्स को आपस में कंपेयर करेंगे। और पैराग्राफ 4 में आप और कोई डिटेल्स डिस्क्राइब करेंगे और उनको कंपेयर करेंगे। और इस टास्क में कंक्लूजन नहीं लिखते हैं। बहुत सारे मैंने यूट्यूब वीडियोस देखी थी, जो इंस्ट्रक्टर्स थे वो यही बता रहे थे कि लोगों ने इस टास्क में कंक्लूजन भी लिखे थे, जबकि इस टास्क में कंक्लूजन नहीं रिक्वायर्ड। अच्छा, तो अब मैं अपनी एग्जांपल बता देती हूँ कि मैंने किस तरीके से किया था। तो ये लाइन ग्राफ थी मेरे पास। मैंने इंट्रोडक्शन जो उसी के ऊपर लिखा हुआ होता है, यहाँ पे विजिबल नहीं है इस इमेज में, शायद दूसरे में हो, नहीं इसमें भी नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन था मैंने उसको बस रिफ्रेस किया।
रिफ्रेस इंट्रोडक्शन हमेशा आप पैराफ्रेज या रिफ्रेस करके जो है ना लिख देंगे और आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वर्ड्स यूज नहीं करने, जिसके सिनोनिम्स आप यूज कर सकते हैं, अदला बदली कर सकते हैं, बस वही यूज करते हैं। जैसे कि सफिया ने बोला कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी आप अदला बदली नहीं कर सकते, जैसे कंट्री के नाम हो गए मलेशिया थाईलैंड, इसका आप अलग से कुछ नहीं निकाल सकते। डेट्स का भी कुछ आप नहीं कर सकते। अब फिर आप डिटेल्स नोट करेंगे। अब यहाँ पे अब यहाँ पे आप जो है ना, इसकी अप्रोच क्या हो सकती है कि आप जनरल ट्रेंड देखेंगे। मैं ये देख सकती हूँ कि यहाँ पे जो डायमंड वाला है मलेशिया, ठीक है, ये भी ऊपर जा रहा है, अपने 1970 से स्टार्ट हो रहा है और ये ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, थाईलैंड वाला है, ये भी ऊपर जा रहा है। और जो इंडोनेशिया वाला है ये भी, और जो फिलीपींस वाला है ये भी। तो मैंने जनरल ट्रेंड क्या देखा कि सब ही जो है ना, लाइक सबका ट्रेंड इंक्रीज में जा रहा है। जो जनरल ट्रेंड है वो इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन सब कंट्रीज में इंक्रीज हो रही है। तो मैं वो यहाँ जरूर मेंशन करती हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा वो कि ओवरव्यू में वो लिखेंगे जो आप चारों चारों कंट्रीज में ऑब्जर्व कर सकते हैं एक साथ। तो मैंने ये चीज यहाँ लिख दी कि ऑल ऑफ दीज कंट्रीज ने ऑब्जर्व किया अपवर्ड ट्रेंड एंड उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ में। ठीक है, फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे, जैसे सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई मलेशिया की, ठीक है, तो मैं ये नोट करूंगी एक चीज इज। और फिर मलेशिया के बाद सबसे ज्यादा ग्रोथ किसकी हुई, ये इंडोनेशिया की। ठीक है, तो मैंने ये नोट किया। और इसकी प्रिडिक्शन, अच्छा फिर जो है ना, ये करंट यहाँ तक आ गया 2020, फिर इसकी प्रिडिक्शन 2030 और 2040 की भी दी गई है। तो मैं ये भी अपने डिटेल्स में, डिटेल पैराग्राफ जो मैं लिखूंगी उसमें मैं लिख सकती हूँ। और मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ कि कॉन्सिक्वेंटली इंडोनेशिया इज प्रेडिक्टेड टू हैव द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन 2030 एंड 2040 बोथ। तो इस तरीके से आप अपना स्ट्रक्चर कर सकते हैं। इसकी मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी। और जैसे जैसे जो आप, जब आप चैट जीपीटी में उसको देंगे अपने एडवांटेज के लिए यूज करें, जो आपको कमेंट्स देगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने कमेंट्स इंक्लूड किए थे उसको और बेटर करने के लिए। तो आप उसको, आप कमेंट्स ऐड करें, आप सोचें उस बारे में और आप फिर उसको इम्प्लीमेंट करें, तो आपका स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज होगा। सही, ये तो लाइन ग्राफ की बात हो गई। अब मैप्स में लेंगे तो मैप्स पे भी आप इस तरीके का ही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। आप देखेंगे कि चेंजेस, इसको मैं एनलार्ज कर देती हूँ, कि आप मैप्स में लोगों को मुश्किल होती है बट उसमें कुछ नहीं है, बस आपको देखना है कि चेंजेस क्या क्या हैं। मोस्ट नोटेबल चेंजेस क्या है, सबसे पहले तो मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे डॉग जो था एक और डॉग बन गया। ठीक है, और यहाँ पे शावर्स और टॉयलेट्स इंक्रीज हो गए। ठीक है, यहाँ पे शॉप्स बन गई। सही, और यहाँ पे रोड बन गई, इफ यू कैन सी इट क्लियरली। यहाँ पे एक और रोड निकल गई, यहाँ पे कास्टल जो है ना होटल बन गया। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं बस वही आपको लिखनी है जो आपको साफ सीधी नजर आ रही। और मैंने जो रिसोर्सेज यूज करी उसमें आइल्स एडवांटेज एक चैनल है यूट्यूब पे, आइल्स प्लस ने मुझे हेल्प किया, और ई टू आइल्स। और स्पेशली ई टू आइल्स में आपको जो है ना डिफरेंट टाइप ऑफ विजुअल्स, यानी हर तरीके का, जैसे बार चार्ट का अलग, लाइन ग्राफ का अलग, उसके बारे में जो है ना आपको एक तरीके का फॉर्मेट मिल जाएगा कि आपको इस पर्टिकुलर विजुअल में या इस पर्टिकुलर डायग्राम में आपको क्या क्या जरूरी चीज मिल सकती है जो आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप अपनी राइटिंग जो भी आप लिखें, अपने सैंपल, अपनी ड्राफ्ट बनाएं इस तरीके से, तो आप उन्हें कंपेयर करें बैंड 8 और बैंड 9 के सैंपल से। वो बहुत आसान है करना, आप बस गूगल करें कि इस चीज का जो है ना, कोई भी एग्जाम्पल लें गूगल से उठाएं और उसका बैंड 8 बैंड 9 सैंपल सर्च करें, तो वो आपको एक दे देगा। और उससे उसको भी आप चैट जीपीटी पे डाल दें कि क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, और वो आपको बता देगा कि क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, आपको क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए इस बैंड 9 या बैंड 8 सैंपल्स सीखने चाहिए। और अच्छा हाँ, एक और चीज जो राइटिंग टास्क 1 में है कि लोग ना सिर्फ डिटेल्स जो देखते हैं वो लिख देते हैं। सही है, कंपैरिजन नहीं करते। ठीक है, तो आपने फैक्ट्स देख लिए, आपने डिटेल्स देख ली कि चले हाँ इस रिपोर्ट में
इस लाइन ग्राफ में मुझे ये बढ़ता हुआ दिख रहा है, मुझे ये इतने पॉइंट पे दिख रहा है, ये नंबर दिख रहा है, लेकिन मैं उसको कंपेयर कैसे करूं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मलेशिया सबसे हाईएस्ट होगा 2040 में। ठीक है, तो ये तो एक पॉइंट है, बट मैं अपने पैराग्राफ में कंपेयर भी तो कर सकती हूँ कि हाँ ठीक है, मलेशिया सबसे हाईएस्ट होगा, बट उसके बाद कौन सा हाईएस्ट हो सकता है? वो है इंडोनेशिया। उसके बाद कौन सा? वो है फिलीपींस। सही, तो इस तरीके से कंपैरिजन भी करें। आ, हाँ, हाँ, अगेन आप जो है ना अपनी राइटिंग को प्लान करें, पहले आउटलाइन लिखें। आइल्स की जो इंटरफेस होती है, आज जरूरी नहीं कि लिखना शुरू कर दें, आप पहले प्लान करें कि ये मैं फैक्ट्स लिखना चाह रही हूँ। जो आपको दिख रहा है, आप सब कुछ लिखें उसमें पहले, फिर जाके उसको आप पैराग्राफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, इंफॉर्मेशन को लिंक करें एक साथ। और जैसे कि मैंने बोला, जस्ट द इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट पॉइंट्स, इस स्किल को आप मास्टर करें। और इसका आप यूज कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस से होगा सिर्फ। जितना आप लिखेंगे, ये शुरू में आप जब लिखना स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने जो है ना, मैंने इतनी बार प्रैक्टिस किया, सही, तो शुरू में मेरे पास लफ्ज नहीं आ रहे थे कि मैं क्या लिखूं, लेकिन जैसे जैसे मैंने लिखना शुरू किया, आई वॉज एबल टू डू इट मोर, और फिर मेरी फ्लो बढ़ गया मेरा। फिर मुझे हिचकिचाहट नहीं होती थी लिखने में, या वर्ड्स, ऐसा नहीं होता था कि वर्ड्स नहीं आ रहे। सो दैट इज ऑल। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट चीज है, वो ये कि बैंड 7 जो होते हैं, जो ज्यादातर लोग स्कोर करते हैं, उसमें वो ओवरव्यू जरूर लिखते हैं, तो 6 वाले जो होते हैं वो ओवरव्यू नहीं लिखते, तो इस वजह से उनका 6 आता है। और और वो ये भी करते हैं कि वो जो उनकी कुछ डिटेल्स होती हैं, वो या तो कंप्लीट नहीं होती हैं, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं होती। और उन्होंने लिंकिंग वर्ड्स, जैसे मैंने आपको बोला राइटिंग टास्क 2 वाले ऐसे में, कि वो लिंकिंग वर्ड्स यूज नहीं करते, तो उससे उनके जो स्ट्रक्चर होता है राइटिंग का, वो फ्लो में नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो वो थोड़ा जो है ना अजीब सा लगता है पढ़ने में। और उनकी जो वोकैबलरी वो यूज करते हैं, जरूरी नहीं कि हम बहुत ही मुश्किल मुश्किल अल्फाज यूज करें। आप जो है ना बहुत सिंपल अल्फाज यूज करके भी अपना जो है ना राइटिंग बहुत एनहांस कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं आप मुश्किल अल्फाज यूज करें। और अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स का खास ख्याल रखें। और ऑब्वियसली ग्रामर, ग्रामर आप ग्रामरली के थ्रू चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं यही कंक्लूड करूंगी, बस यही टिप्स हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो सफिया से या मुझसे तो प्लीज। जी सिंपल। अस्सलाम मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि लिसनिंग में जो मैचिंग है उसका आप कोई टिप देंगी? जैसे वो मैच करना होता है, नीचे जो दिए होते हैं वर्ड्स, उनको ऊपर वाली हेडिंग से लाइन, जो फ्रेजेस ऊपर दिए होते हैं उनसे मैच करना होता है, तो उसके लिए कोई टिप अगर है आपके पास तो शेयर कीजिए, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग से हो जाते हैं, समझ नहीं आती कभी कभी मुझे। एक टिप तो मेरी इसमें यही होगी कि पहले तो आप सवाल को थॉरली पढ़ लें, जब तक रिकॉर्डिंग नहीं चल रही तो उसको 2-3 बार पढ़ें। मरली पे थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है कभी कभार, लेकिन यही है कि सवाल को अगर आप थॉरली पढ़ लो ना एक बार रिकॉर्डिंग से पहले, स्पेशली लास्ट पार्ट में, जो पार्ट 4 होता है हमारे पास, स्पेशली उसमें तो यही करना चाहिए कि जो 2 मिनट का हमें ब्रेक दिया जाता है ना, ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया है, 2 मिनट का ब्रेक है, आपने आंसर चेक कर लें। तो मेरे लिए पर्सनली तो ऐसे ही होता है कि जब मैं पार्ट 3 के एक मरतबा रिकॉर्डिंग चल जाती है ना, तो मुझे सही से बातें याद नहीं रहती, कीवर्ड्स याद नहीं रहते। तो मैं तो यही करती थी कि वो जो 2 मिनट का ब्रेक होता था, उसमें मैं जाती थी, अगला पार्ट पढ़ना शुरू कर देती थी। तो आप जितना सवाल को पढ़ोगे, जितना जितना समझोगे, कीवर्ड्स अपने दिमाग में रखोगे, उतना आपको ना सुनने के वक्त आपको याद रहेगा और मैपिंग आपसे आसान हो जाएगी। ये सारे सवाल के लिए, किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के लिए नहीं है, बट हाँ। लीना, अगर तुम्हें कोई इनपुट देना है तुम भी दे सकते
सॉरी, क्वेश्चन रिपीट करें। मैम मैंने ये पूछा था कि मैचिंग जो है वो लिसनिंग में उसकी वो मैम ने बताई कि आप क्वेश्चन को ज्यादा मतलब कर लें, देख लें, कर लें। आप अगर कुछ हाँ, शेयर करें। क्वेश्चन में जो जो कीवर्ड होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डेट दी हुई है, ठीक है, तो अब उस डेट के बारे में फॉर एग्जांपल 18th सेंचुरी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कि इसके बारे में आपने कुछ इसके बारे में आपने आंसर तलाश करना है। तो आप पैराग्राफ में जाएंगे, स्कैन करेंगे, जहाँ पे भी आपको लिखा नजर आएगा 18th सेंचुरी, आप पहले वो चीज पढ़ेंगे, वो पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ फैक्ट जरूर मिलेगा उससे रिलेटेड। और मैम दूसरी टिप। हाँ, सॉरी मैम, मैं बोले। लिसनिंग में कह रही थी, लिसनिंग में। अच्छा, लिसनिंग में कह रही थी। जी। अच्छा, लिसनिंग में मैचिंग में ये है कि उसमें हमेशा ऑर्डर में होगा, ठीक है, तो आपको जैसे जैसे आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले ना अपना जो भी फॉर्म है, सही है, जो भी लिस्ट है ना, उसको अच्छी तरीके से पढ़ लें, क्योंकि बाज दफा जो है ना लिस्ट में लंबे लंबे सेंटेंस भी होते हैं, ठीक है, तो ब्रीफली, बहुत ब्रीफली पढ़ लें बस उसे, और अपने जो है ना उसमें हाईलाइट कर लें, ठीक है। जब आप हाईलाइट करेंगी उसमें वर्ड्स, तो जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगी तो आपको जो है ना रियलाइज होगा कि अच्छा ये वर्ड यहाँ पे आ रहा है, और जो है ना फिर आप उसके हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आप याद रखेंगी, ठीक है, फिर आप उसको जो भी फैक्ट या नंबर या कोई भी वर्ड बताया जाएगा आप फिर उसे फिल कर दें। और एक और चीज कि जब जब मैचिंग वाले क्वेश्चंस में, जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी ना कि किसी मॉड्यूल के बारे में ओपिनियन बताया था, ठीक है, तो जो ओपिनियंस लिस्ट में लिखे हुए थे ऊपर और मॉड्यूल्स के नाम नीचे लिखे हुए थे, ठीक है, तो वो जब मॉड्यूल मेंशन करे ना तो आप अलर्ट हो जाएं कि अच्छा इसके बारे में आप कोई ओपिनियन या आप कोई इंफॉर्मेशन आने वाली है, ठीक है, तो अब मुझे इस बारे में सुनना है, तो इस ये भी आपको हेल्प कर सकती है। ओके मैम, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि स्पीकिंग आपने ऑनलाइन की थी या वो फेस टू फेस थे एग्जामिनर आपके साथ? हमें क्या चूज करना चाहिए? अच्छा, पहले मैं भी जो है ना थोड़ी हेजिटेंट थी कि नहीं, मुझे जो है ना फेस टू फेस वाले ही करना है, जैसे जो सामने बैठे होते हैं फिजिकली, ये, लेकिन मैंने जो है ना अपने नियरेस्ट टेस्ट सेंटर सेलेक्ट किया, और उसमें मुझे इनिशियली उसमें ये नहीं आ रहा था कि वीडियो कॉल हो, ठीक है, तो मैं जब गई तब मुझे पता चला कि एक्चुअली में वीडियो कॉल होगी। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वीडियो कॉल वाले के साथ, आज मेरी जो इंटरव्यूअर थी वो पाकिस्तानी ही थी, बट उनके एक्सेंट से लग रहा था कि वो शी डजंट लिव हियर। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और कुछ भी डिफरेंस नहीं था। और मैं जरा भी ये बायस नहीं होंगी कि नहीं स्पीकर आप फेस टू फेस वाला प्रेफर करें, कुछ डिफरेंस नहीं होता, उसी तरीके से आपसे क्वेश्चन करते हैं। और वो जो उनकी जो स्पीड होती है, इंटरनेट वगैरह की स्पीड होती है, उससे कोई लैग भी नहीं आ रहा होता, कि जैसे मीटिंग में बाज दफा जो है ना वो लोडिंग आ रहा होता है, वैसा कुछ नहीं आ रहा होता, आप बिल्कुल क्लियर, ऐसे ही लग रहा होता है कि आप सामने बैठे हैं और बात हो रही है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि इट डजेंट मैटर, आप जो है ना अपनी जो फीजिबिलिटी है, आप अपने टाइम वगैरह के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना होता है, तो आप उस हिसाब से सिलेक्ट करें, चाहे वीडियो हो या फेस टू फेस हो, आप बस अपनी फीजिबिलिटी देखें। फिर मैं बस ये ऐड करना चाहूंगी कि मेरे लिए फेस टू फेस ज़्यादा प्रेफरेबल था, क्योंकि जब मैं किसी और के सामने बैठ के बात करती तो मुझे लगता है कि वो एक एनवायरनमेंट बन जाता है। तो वीडियो कॉल में मेरे लिए पर्सनली, मैं अगर मैं उसको इन्विजन करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं बन पाता, बट ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन देम कि आईडीपी या आपका जो टेस्ट सेंटर है वो उसको किस तरीके से केटर करता है और क्या करता है। और सेकेंडली, हाँ, मुझे एक कॉन जो लगा था फेस टू फेस में वो ये था कि इनिशियली ना जब मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था तो मैं बोल तो सही रही थी, सही आवाज में रही थी, लेकिन वो बार बार, आई थिंक उन्होंने ना टेबल के बिल्कुल बीच में रिकॉर्डर रखा हुआ था, तो वो बार बार मुझसे कह रहे थे कि अपनी आवाज बढ़ाइए, अपनी आवाज बढ़ाइए। तो उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट हो गई थी टेस्ट के दौरान। तो एक ये चीज मेरे लिए कौन थी कि आपको ना रिकॉर्डर के हिसाब से भी थोड़ा सा बोलना पड़ता है,
रिकॉर्डर बीच में होता है, सामने जो आपके बैठे हुए होंगे उनकी भी आवाज रिकॉर्ड होनी होती है और आपकी भी होनी होती है, तो ये थोड़ा मसला हो जाता है। वीडियो कॉल में ऑब्वियसली कभी होगा ही नहीं, क्योंकि एक उनको वीडियो रिकॉर्ड करनी है जिसमें आपकी शक्ल भी होगी आवाज भी होगी, है तो जूम में भी हो रहा होता है, तो उतना वो मसला हाँ होता नहीं है आवाज एग्जैक्टली का। और वो पेपर वगैरह सब आपको देते हैं जस्ट एज आप सामने बैठे हुए फिजिकल फेस टू फेस दे रहे सही। होते हैं। सही। ओके मैम, मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है कि इज इट मैंडेटरी टू राइट नोट्स फॉर पार्ट 2? इट इज नॉट मैंडेटरी, बट इट इज रिकमेंडेड। मतलब कभी अगर हिचकिचाहट के चक्कर में ना आप भूल जाते हो, तो आप पेपर आपके सामने होता है तो आप रख लो सामने उसको। फिर कोई जैसे बिल्कुल कुछ याद नहीं आ रहा, पॉइंट देख लिया, बोलना शुरू कर दिया। मेरे साथ बीच में हुआ था, मैं हिचकिचाहट के चक्कर में आई गॉट स्टक रियली बैड। फिर आई थिंक फेस टू फेस में बस एक ये कॉन प्रो ये होगा कि आपकी शक्ल रिकॉर्ड नहीं हो रही होती है, तो ना सामने वाला जो आपका इन्विजिलेटर है एटलीस्ट आईडीपी में, उन्होंने इशारतन मुझे बोला था कि इस पॉइंट के बारे में तुम बात कर लो, इस पॉइंट के बारे में तुम बात कर लो। तो वो सपोर्ट भी कर ये रहे होते हैं। हाँ सपोर्ट कर रहे थे एग्जैक्टली तो फेस मैं समझती हूँ कि वीडियो कॉल में शायद सपोर्टिंग वाली चीज नहीं हो पाती होगी, कि वो मे बी शायद वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही हो, तो ऑब्वियसली उसमें नजर आ जाएगा। लेकिन फेस टू फेस में क्योंकि नहीं हो रहा था, तो उन्होंने मुझे बोल दिया था और उन्होंने मुझे सपोर्ट की थी, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी थी। थैंक यू मैम। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड बी द टाइपिंग स्पीड, मिनिमम और मैक्सिमम? टाइपिंग स्पीड अगर मैं बताऊं अपनी, आइल्स के बाद मैंने की थी तो मेरी 63 वर्ड्स पर मिनट आ रहा था शायद। तो उस हिसाब से देख लें, वैसे तो एवरेज टाइपिंग स्पीड मतलब इतनी होनी चाहिए कि आपको पता हो, आप घर पे बैठ के ही ना मॉक टेस्ट अगर दे दें, राइटिंग टेस्ट का ही, जैसे 20 मिनट्स आप सेट कर लें, पार्ट 1 अटेम्प्ट करें, फिर देखिए कितना आपने कर लिया, कितना क्या कर लिया, उस हिसाब से फिर आप अपनी टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव करें, तो फिर उस हिसाब से आप कर सकते हैं मैनेज। और मैम टाइम मैनेजमेंट रीडिंग में उसका कोई टाइम मैनेजमेंट क्या? रीडिंग मॉड्यूल में टाइम मैनेजमेंट का कोई रीडिंग मॉड्यूल में टाइम मैनेजमेंट, स्किमिंग एंड स्कैमिंग और क्वेश्चन के टाइप्स अगर आपको पता हो ना कि जी अच्छा ये इन ऑर्डर है, इन ऑर्डर वाले तो फौरन निकल जाते हैं मैं समझती हूँ, क्योंकि आपको पता होता है एक तो कीवर्ड सिलेक्शन, कि जी आपका जो सवाल है उसमें कीवर्ड मिल गया आपको, आप वो कीवर्ड ढूंढो, स्किम करो, ठीक है आपको कीवर्ड मिला, आप उस पूरे सेंटेंस को पढ़ो और आंसर जब पुट करोगे, तो इस ओवरऑल प्रोसीजर में मतलब जो टाइम लगता है, मैं कहती हूँ रेलिवेंट ही कम लगता है। जैसे मेरे भी मुझे याद है मैंने अपना टेस्ट 10 मिनट्स पहले तक पूरे रिवीजन के साथ कर लिया था, और मैंने 10 मिनट्स तक ब्रेक लिया था अपना, मैं सेल्फ हेड डाउन करके नीचे लेटी हुई। तो अगर आप स्किमिंग एंड स्कैमिंग और ना घर में भी खुद ये सारी ना जो हमने टिप्स एंड ट्रिक्स दी हैं उसको पहले ट्राई करें, वहां पे डायरेक्ट जाके ट्राई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। घर पे ही अपने ट्राई करें। एक तो IELTS-Test-Simulation.com के नाम से एक वेबसाइट है, मैं भी मोस्ट प्रॉब्ली वो जो 9 PM सैटरडे वेबिनार को जो अभी मैसेज आया है उसमें या तो रिप्लाई कर दूंगी या तो अलग से पोस्ट कर दूंगी। वहां पे एक मतलब मॉक टेस्ट दे रहे हैं ताकि आपको खुद पता हो कि ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स अभी मुझसे शेयर की गई हैं या तो मैंने जिस यूट्यूब वीडियो में देखी है वो मेरे लिए काम कर रही है या नहीं, ये बहुत जरूरी होती है एक चीज आइडेंटिफाई करना अपने लिए, और फिर उस हिसाब से देखें। मैंने तो टिप अपनी बता दी ऑब्वियसली कि रीडिंग के लिए तो स्किमिंग एंड स्कैमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड हाईलाइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड हाईलाइटर आप यूज कर सकते हो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, जिस बारे में किसी ने पूछा हुआ था। हाँ सिर्फ रीड हाईलाइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, रीडिंग मॉड्यूल के लिए नहीं, आई थिंक सारे मॉड्यूल के लिए, लिसनिंग के लिए भी हाईलाइटिंग की जा सकती है। हाईलाइटिंग का ऑप्शन तो वो तो उनके ओवरऑल एक उनका पूरा सिस्टम है जो उन्होंने अपने पीसीज में डाला हुआ होता है, तो वो तो हाईलाइटर है ही उसमें एनेबल, तो आप कर सकते हो दोनों में। थैंक यू मैम। चांसेस होते हैं कि जो हम लोगों ने कैम्ब्रिज बुक से टेस्ट किए होते हैं वो रिपीट हो सके या नहीं? बिल्कुल भी। चांसेस तो मैं समझती हूँ शायद नहीं होंगे, लेकिन हाँ ये है कि जैसे कैम्ब्रिज बुक का ओवरऑल पैटर्न होता है ना, तो बिल्कुल वैसे ही सवाल वो वैसे ही क्वेश्चन और वैसे ही सवाल हो रहे होते हैं। अच्छा हाँ, वैसे नेवर माइंड, होते हैं चांसेस। मेरा जो राइटिंग टास्क 2 था, नहीं वो बुक से नहीं था, लेकिन मैं IELTS.com के एक वेबसाइट पे एक क्वेश्चन था
जिसमें क्राइम की बात की गई थी, मुझे याद नहीं है, मैं इतना डाल दूंगी यहीं पे। तो उससे ही मेरा वही सिमिलर सवाल था मेरा, मैं उसका आंसर ऑलरेडी पढ़ के गई हुई थी, तो मुझे पता था कि उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना था। तो ये प्लस पॉइंट हो गया था। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि कैम्ब्रिज की बुक से एग्जैक्टली सेम आते हैं। बट IELTS.com और ये जो सारी वेबसाइट होती है ना, तो ये जिन्होंने टेस्ट दिए हुए होते हैं उनके सवाल लेके फिर वो या तो सवाल की एक वो बैंक टाइप बना रहे होते हैं, डेटाबेस टाइप मेंटेन कर रहे होते हैं, या तो फिर या तो मतलब सवाल के साथ जवाब भी मेंशन्ड हुआ हुआ होता है। तो ये है। मैं आइल्स का तो जरूर कहूंगी कि उसकी तो वेबसाइट जरूर चेकआउट करें, क्योंकि मुझे भी काफी हेल्प हुई थी वहां से। आप दोनों प्लीज़ अपने हेल्पिंग मटेरियल्स और ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं ये प्लीज़ शेयर कर हाँ दीजिएगा कल। हाँ, मैं ना अपनी सो वो श्योर मैं कर दूंगी। मेरे पास एक पूरी डॉक्यूमेंट पड़ी हुई है, मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगी आपके इसमें स्लैक चैनल में। अच्छा, मॉक टेस्ट की वेबसाइट सबा आई थिंक लीना ने ऑलरेडी ऊपर ड्रॉप कर दी है। एक तो ये भी यूज की जा सकती है, एक ना मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ आइल्स। देयर यू गो। इसमें लिसनिंग का भी है, रीडिंग का भी है, राइटिंग का तो खैर मैंने यूज नहीं किया था। राइटिंग के लिए मैंने IELTS.com यूज किया था। और स्पीकिंग के लिए भी, स्पीकिंग में भी जो सवाल आइल्स वाली वेबसाइट पे थे ना, तो मुझे थोड़े से आसपास उसी के टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिले थे। स्पेशली इन पार्ट 1। पार्ट 2 पार्ट 3 थोड़ा सा मेरे लिए न्यू सवाल था, लेकिन पार्ट 1 तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड ही था मेरे लिए कि हाँ ऐसे सवाल हो सकते हैं मुझसे। मैम क्या आपने हर मॉड्यूल के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स यूज की थी? लाइक अभी आपने कहा ना स्पीकिंग के लिए मैंने ये किया, राइटिंग के लिए मैंने इसको फॉलो किया था। जनरली तो मैंने यूट्यूब में तो एक ही आइल्स एडवांटेज को ज्यादा प्रेफरेंस दी थी। E2 मेरे लिए नंबर 2 पे था। आइल्स मैंने राइटिंग के लिए स्पेशली एंड स्पीकिंग के लिए तो आइल्स ही किया था, कि आइल्स के पास पूरे वो क्वेश्चन बैंक मौजूद है। और उसको आप अपने सामने रखो और आप रिकॉर्डर लगाओ और आप बोलते जाओ, सवाल पढ़ो, आप ना जवाब बोलते जाओ, रिकॉर्ड करो, वापस सुनो। तो मैंने स्पीकिंग के लिए तो IELTS.com ही इस्तेमाल किया था। राइटिंग के लिए भी मैंने वही यूज किया, उसका स्ट्रक्चर यूज किया, मुझे उसका ज्यादा अच्छा लगा था। लेकिन मैंने आइल्स एडवांटेज को भी फॉलो किया था, वो भी अच्छा है, उसने भी काफी अच्छे टिप्स दी थी। स्पीकिंग के लिए ना जो केम्ब्रिज की बुक्स है ना अपनी, जो ऑफिशियल रिसोर्सेज हैं की, उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं और उसमें क्वेश्चन अच्छा। सारे। हाँ। तो हम्म। मैंने भी यही किया था, सफिया की तरह ही अप्रोच यूज की थी कि मैंने जो है ना वो क्वेश्चन लाइक वेबसाइट पे खोल लिए थे, और ना मैंने हम्म। अपने भाई को बैठा लिया था, वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था एंड मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया था। वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था और जो है ना मैं आंसर कर देती थी। तो इससे क्या हुआ कि मेरी जो है ना क्वेश्चंस को सुनते ही ऐसा नहीं हुआ कि मतलब मैं बिल्कुल शॉक्ड एक्ट कर रही हूँ, कि मतलब पहली दफा सुन रही हूँ तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। तो वो एक प्रैक्टिस हो गई कि ठीक है, आपसे कोई सवाल पूछा जा रहा है तो आप एक 2-3 सेकंड या 5-6 सेकंड सोच के आप फिर उसका जवाब फॉर्म करके ऊपर से। और एक और टिप स्पीकिंग के लिए तो वो ये कि सोचना नहीं है ज्यादा, बहुत सोचेंगे तो आपके हाँ, जो है ना फिर इश्यूज आएंगे फ्लुएंसी में। ठीक है, आपसे बोला नहीं जाएगा, आप बार बार सोचते रहेंगे मैंने ग्रामर ठीक बोली, मैंने ये बोली। नहीं। एग्जैक्टली। हाँ। इट्स लाइक अ कॉन्वर्जेशन, और उसमें जो आप बोलेंगे भी ना, तो वो फैक्चुअली करेक्ट भी नहीं हो तो कोई मसला नहीं है। मतलब अगर आपने हाँ। बोल दिया कि जी मीनार पाकिस्तान लंदन में मौजूद है, कोई आपको कुछ कुछ जज नहीं करेगा। लंदन में हाँ। मौजूद है अभी उस कॉन्वर्जेशन के लिए वो। अब जैसे मेरा मेरा जो एक्सपीरियंस रहा था, अब मैं तो उस पर हंसती हूँ कि मेरा जो स्पीकिंग का एक्सपीरियंस रहा था उसमें ये था कि आप जो है ना कोई मुझे फेवरेट पर्सन, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जो है ना मुझे फेवरेट पर्सनालिटी के बारे में बताएं अपनी। जी सुम्बुल बोले। मैम मेरा क्वेश्चन ये था, मेरे मन से क्वेश्चन निकल गया, सॉरी। अभी आप बोल रही थी तो वो मेरे दिमाग में चल रहा था, लेकिन वो जैसे ही वो हैंड रेस पर क्लिक हुआ मेरे माइंड से क्वेश्चन की मैं थोड़ा अच्छा, याद कर लूँ। ठीक। कोई ठीक है, बात नहीं। ठीक है। हाँ, तो हमने क्वेश्चन का एक्सपीरियंस बताया थे लेना। हाँ हाँ, तो मैं ही कही थी कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी फेवरेट पर्सनालिटी कौन है जो आपको इंस्पायर करती है। तो
अब मेरे जहन में तो कोई टॉपिक ही नहीं आ रहा। अब पाकिस्तान में कौन सी ऐसी पर्सनालिटीज हैं, तो अब मैं सोच जा रही हूँ। मैंने सोची कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी, मैंने बोला नहीं पॉलिटिक्स अवॉइड ही करो ओएस पे। ठीक है, तो फिर मैंने कायद आजम ही ले लिया फेवरेट पर्सनालिटी। तो अब इतना क्लीशे कि भाई सभी बोलते होंगे, बच्चे भी बोलते होंगे कायद आजम। तो मैंने बोला भाई इस पे बोलना आसान है, मैंने बोल दिया उस पर जितना मुझे पता था। फिर उन्होंने पूछा आप क्यों इंस्पायर्ड हैं, आप उनके बारे में क्या जानती हैं। तो वो तो सबको पता होता है, बेसिक नॉलेज है, बचपन से सीख रहे हैं। तो हाँ ये है कि हाँ, अब मैं सोचने बैठ जाती कि नहीं मैं कायद आजम नहीं बोलूँ, ये बोलूँ। बस मैंने अपना टेस्ट निकाला। हाँ, टेस्ट निकालने की बात होती है, स्पीकिंग में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना होता है, बस उसमें जबान चलानी होती है हाँ ऑनेस्टली। बिल्कुल। अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि सैंपल आंसर्स पढ़ने चाहिए स्पीकिंग के लिए? सैम्पल आंसर्स की वीडियोस अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकती हैं, आपको पता चल जाता है उसमें कितने लंबे आप आंसर दे सकती हैं, कि आंसर कैसे देने होते हैं। मैंने देखे थे आइल्स एडवांटेज के ना बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें वो वन ऑन वन अपने ना स्टूडेंट से कर रहा होता है। तो वो आप थोड़ा सा सुन लें, देख लें। मैंने तो पर्सनली देखा था तो मुझे समझ में आया था काफी सारा उसमें, कि अच्छा ठीक है इस तरीके से करना है, इस तरीके से बोलना है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। जो स्ट्रक्चरिंग वाली बात भी मैंने समझाई है कि आइडिया, रीजन और एग्जाम्पल, या फिर दोनों आइडियोलॉजीज को एक्सप्लेन करके और फिर अपनी आइडियोलॉजी पेश करना विद एन एग्जाम्पल अगर आप चाहें तो ये पार्ट 3 वाली जो स्ट्रेटेजी है वो मैंने वहीं से पिकअप करी थी, आइस एडवांटेज से। तो ये सारी चीजें ना, थोड़ी सी अगर वीडियोस देखते हैं वो फिर आप टिप्स भी देते हैं ना ऑन द स्पॉट के, ठीक है आपके बैंड्स ये आए हैं और आपके बैंड्स इतने ये क्यों आए हैं, मैंने इसको इसलिए इस तरीके से दिया है, ये वो। तो उससे काफी पता चलता है। ओके मैम, थैंक यू सो मच, मेरे यही क्वेश्चन थे बस। चलो या और कोई बात किसी के नहीं। तो क्वेश्चन? डिस्कॉर्ड चैनल लिंक भी मैं दे देती हूँ वैसे। जी मैम, वो अगर है तो शेयर कर दो। एक मिनट। हम्म, अच्छा आमना, मेरी प्रिपरेशन तो मैक्सिमम 2.5 वीक्स की थी। तो उतने टाइम में मैंने अपनी राइटिंग पे ज्यादा फोकस किया था, क्योंकि राइटिंग में सबसे ज्यादा मार्क्स वो लोगों के गिरते हैं। करते हैं हाँ ऑनेस्टली यस। तो हाँ स्पीकिंग मेरे लिए इंटिमिडेटिंग तो ज्यादा था, लेकिन राइटिंग पे अगर मैं थोड़ा ज्यादा फोकस करती तो खैर, आई गॉट द बैंड आई वांटेड। और इसकी भी बेस्ट अप्रोच ना ये जज करने के लिए कि आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, उसकी बेस्ट अप्रोच ये है कि आप पहले मॉक टेस्ट लें। आप अपनी लिसनिंग देखें कि अच्छा आपकी लिसनिंग उतनी अच्छी है तो आप मूव ऑन कर लें, सही है आपकी रीडिंग उतनी अच्छी है तो आप मूव ऑन कर लें। या अपनी जो हम्म। वीकर एरियाज हैं आप उस पर फोकस करें। आप जो अच्छे एरियाज हैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि जो अमूमन जो मॉक टेस्ट होते हैं ना ऑनलाइन, वो थोड़े मुश्किल होते हैं कंपेयर टू जो आपका एक्चुअल टेस्ट होता है। ठीक है, तो उसमें आपको चांसेस हैं कि आपका ज्यादा ही स्कोर आएगा। तो ये अप्रोच यूज करें, जिस चीज में हाँ नीड ये। है उसी पे फोकस करें। हम्म। जो बुक के कैम्ब्रिज के जो टेस्ट है ना सारे, वो मैं समझती हूँ कि वो थोड़ा एक लेवल हायर होता है, और पर्सनल जो टेस्ट होता है वो थोड़ा एक लेवल लोअर होता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर और ओवरऑल अगर मैं उसकी बात करूँ टेस्ट स्ट्रक्चर की, तो वो बिल्कुल सिमिलर है। बुक्स को ही फॉलो करना चाहिए और किसी को फॉलो हाँ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल और जो जितनी बिल्कुल। भी वेबसाइट है जिन्होंने अपने सिमुलेशन बनाई हुई है, सैम्पल सिमुलेशन, डेमो सिमुलेशन, तो वो जरूर अटेम्प्ट करें। वो तो बिल्कुल आपको ही आइल्स ऑन कंप्यूटर वाली फीलिंग देता है। और हाँ, आइल्स ऑन कंप्यूटर के लिए ये भी एक जरूरी है कि आपको खुद पता हो कि जी अच्छा इंटरफेस को कैसे मॉनिटर करना होता है। वैसे तो वहाँ पे इन्विजिलेटर होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो दिमाग में रखनी होती है। जैसे आप हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो, आप चीज़ें कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कॉपी पेस्टिंग कर सकते हो। ये मैंने पहले से ऑलरेडी मैं देख के गई थी, तो मुझे ना ज़्यादा पूछना नहीं पड़ा इन्विजिलेटर से, मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। मैंने उठाया, कॉपी पेस्ट कर दिया, हाईलाइट कर दिया, ये वो तो हो जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अगर खुद भी एक यूट्यूब वीडियो देख लेना तो मिल जाती हैं, इतना मसला नहीं है। और फिर एक ड्रैग एंड ड्रॉप का मैंने देखा था कि जिस वेबसाइट पे मैं तैयारी करी थी ना, आइल्स टेस्ट ऑनलाइन सिमुलेशन जो भी था वो, तो उसमें वो नहीं था, ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन नहीं था। लेकिन वहां पे मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन मिला था, जो मुझे लग रहा था कुछ लोगों को इंटिमिडेटिंग लग भी सकता है जो इतना फेमिलियर नहीं है टेक से। तो ये सारी चीजें जरा अगर एक यूट्यूब वीडियो में भी देख ली जाए ना तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है।
और किसी के कुछ क्वेश्चंस थी तो मीटिंग एंड करें। बाकी आइल्स प्रेप का अगर मैं बताऊं तो 2 वीक्स मुझे एग्जैक्टली लगे थे। बाकी पिछले भी 2 वीक्स मैंने थोड़ा सा प्रेप करी थी, लाइक बिफोर दोस 2 वीक्स, लेकिन उसमें मैं स्पाइरलिंग डाउन मोमेंट चल रहा था मेरा। मैं इतना कोई सही से नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आई वाज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस स्पेस से भी निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। बट आई वुड से कि माइंड बनाना पड़ता है, फिर लग के करना पड़ता है, हो जाता है, इतनी बड़ी बात होती नहीं है। इट्स जस्ट अ स्मॉल टेस्ट जो कि आपकी लैंग्वेज को टेस्ट कर रहा है, नॉट योर कैपेबिलिटी, नॉट योर मेंटल कैपेबिलिटी। आपकी मेमोरी को टेस्ट नहीं कर रहा है, मेमोरी टेस्ट नहीं है, लैंग्वेज टेस्ट है। तो हाँ, इतना बड़ा मसला होता नहीं है। जी अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। पर्पस ऑफ दिस डिस्कॉर्ड चैनल इज टू फाइंड पार्टनर्स। राइटिंग पार्टनर्स भी आप वहाँ पे ढूंढ सकते हैं कि जी आपको, आपने लाइक एक अटेम्प्ट करी है किसी ऐसे की, तो आप वहाँ पे जाके पेश कर दो कि जी मेरा राइटिंग में ये मैंने पार्ट 1 करा है, मैंने पार्ट 2 करा है, इसको आप स्कोर कर लो। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जो आपको फीडबैक देने के लिए तैयार होते हैं। मैंने भी पर्सनली, मुझे याद है मैंने स्पीकिंग के लिए जब स्टार्ट भी नहीं करा था, तो वहाँ पे जाके वॉइस चैनल में जाके बैठ जाती थी और सुनती थी लोगों को। लोग वहाँ पे कोई प्रॉपर क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे होते थे, नॉर्मली इंग्लिश में चैट कर रहे होते थे। लेकिन मैं समझती हूँ आप नॉर्मली इंग्लिश में चैट भी करते हो ना, तो आपको बोलना आता है। तो वहां पे अगर आप टाइम बताएंगे ना, लोग अपनी कहानियां बता रहे होते थे, जस्ट नॉर्मली चिट चैटिंग, बट अंग्रेजी में कर रहे होते थे, बस ये डिफरेंस था। हाँ, यही अप्रोच है कि टेस्ट देने से पहले ना आपके पास अगर टाइम है तो आप इंग्लिश सीरीज देखें, वेब सीरीज देखें, ताकि आपकी लिसनिंग हम्म। स्किल्स अच्छी हो। ठीक है, आप बोलने की कोशिश करें। आप अगर सामने से नहीं बोल सकते तो आप अपने जो थॉट्स हैं, आप जो सोच रहे हैं, आप वो ट्राई करें कि आप वो इंग्लिश में सोचने की कोशिश करें। तो वो हम्म। ऑटोमेटिकली आप फिर बोल भी सकेंगे। सही है, रीडिंग के लिए आप कुछ भी, जरूरी नहीं आप इतनी मोटी किताब पढ़ें पहले। आप जो है ना कोई ऑनलाइन न्यूज आर्टिकल पढ़ लें, कुछ ऐसा पढ़ लें। सही, तो थोड़ी जो है ना उस चीज के लिए हैबिट आप डेवलप करें। क्योंकि ये उनके लिए है जिनकी इंग्लिश 6 बैंड्स या उससे कम है। तो ये आप पहले अपनी हैबिट्स डेवलप करें उस तरीके की, फिर आप जो है ना टेस्ट अटेम्प्ट करें। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपका टाइम लग रहा है उसमें, आपके इतने सारे पैसे लग रहे हैं उसमें, तो आपको उतनी ही एफर्ट करनी है। यस। जो मतलब कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है ना, इनको लगता है उनका एक्सेंट प्रॉब्लम है। वैसे तो खैर एक्सेंट करते बड़ा इशू होता नहीं है कभी, क्योंकि आइल्स का जो ट्रेनर है, एग्जामिनर है, वो एक्सेंट के बिना पे जज नहीं करता। अच्छा, आइल्स की जो फीस थी मैंने जब दिया था, इट वॉज 66,400। अब मुझे नेक्स्ट मंथ का तो सेम, नहीं पता। सेम, सेम, अच्छा। भी। सही है। वो हर महीने बढ़ती रहती है, पता नहीं चलता भाई। पिछले साल हाँ, 54 डॉलर के थी, अब हिसाब से। 66 हो गई। तो जितना, और हाँ पैसों का भी अगर माइंडफुल रहना, तो मैं कहूंगी जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट कर लें। इस डॉलर आपको पे है बढ़ जाएगा, फिर फी डॉलर बढ़ पे जाएगा। बढ़ जाएगा। हाँ, तो वो 70s तक बात चली जाएगी आराम से। वो बढ़ता रहता है, कभी कम नहीं होता है टेस्ट के पैसे। और एक तो ये बेसिक टिप है जो मैं कहूंगी कि जैसे अगर टेस्ट आपका होने वाला है ना, मेरा 6 फरवरी को टेस्ट होने वाला था, तो मैंने 5 फरवरी में मैं कोई तैयारी नहीं करी थी। मैंने चिल मारा था, मैंने सिर्फ इंग्लिश में बोला जरूर था, लाइक अपने अम्मी से, अपने अब्बू से, जिससे भी बात कर रही थी अंग्रेजी में कर रही थी। बट मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी उस दिन। मैंने अपने आप को ना बिल्कुल अ, थोड़ा सा काम करने की कोशिश करी थी, क्योंकि मुझे पता था कि ऑलरेडी एंग्जाइटी का स्ट्रेस, और फिर ना वो स्ट्रेस को रेगुलेट करने में बहुत मसला हो जाता है। तो उस दिन, एक दिन पहले मैं यही कहूंगी कि कुछ भी ना करें तो बेहतर है। बेसिक अगर कोई चीज देखनी है थोड़ी सी, वो देख लें, बट नॉट मोर देन दैट। अगर आपने आपको ओवरवर्क करेंगे, रात भर जागेंगे, सुबह आप थके थके टेस्ट देंगे, तो उतना आप दे नहीं पाएंगे, अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे।
एग्जाम वाली टिप है वैसे तो बेसिक, लेकिन ये बहुत जरूरी होती है बताना ऑनेस्टली, क्योंकि यू ऑल्सो हैव टू शो अप टू स्पीक। एंड मेरा तो ये था कि मेरे तीनों मॉड्यूल्स के बाद स्पीकिंग का मॉड्यूल था। अगर मैं रात को तमीज से नहीं सोती तो फिर मेरा बहुत खराब होता टेस्ट। तो एक फ्रेश माइंड लेके जाना भी जरूरी होता है। आइल्स का टेस्ट ऑनलाइन ही बुक होता है, और कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। मैंने सुना है कुछ लोग कहते हैं कार्ड से जीएसटी ज्यादा परसेंटेज कटती है, लेकिन मैं मेरे केस में नहीं कटी थी। उतने ही कटे थे जितने बोले गए थे। मैम ये जब चैनल डिस्कॉर्ड का चैनल ज्वाइन करना है तो ये मैंने स्क्रीनशॉट सेंड किया जी ये जी। सबमिट तो हो नहीं रहा कुछ थोड़ा सा रूल स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो वो एक टिक का ऑप्शन आ रहा होगा। यू हैव टू एग्री टू देयर रूल्स, उसके बाद फिर वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इस पे देखता हूँ। हाँ। जी किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। ओके मैम, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम मीटिंग वाइंड अप कर लें। हाँ हाँ बिल्कुल। श्योर। ओके, थैंक यू सो मच मैम लीना एंड मैम साफिया। Thank you so नो much everyone प्रॉब्लम। for joining and participating. Allah Hafiz everyone. अल्लाह हाफिज़। हाफिज।